अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है और ये ज़िंदगी प्रेशियस क्यों है वो तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी, लेकिन हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेशियस हैं। हम अपने घर में लॉकर रखते हैं या कोई एक दराज या कोई एक अलमारी चाबी वाली ज़रूर होती है जिसमें हम अपनी कीमती चीज़ें लॉक करके रखते हैं। चाहे वो जेवर हो, चाहे कोई महंगी घड़ी हो, चाहे पैसे हों या कोई इम्पोर्टेंट कागज़ात हों जो आपके लिए बहुत प्रेशियस होते हैं और आपका पूरी ज़िंदगी का दारो मदार उन पे बेस करता है। मगर अगर आप किसी भी पेरेंट से पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो वो किसी दौलत का नाम नहीं लेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे हमारा एसेट हैं और हमारी सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ है। स्पेशली अगर आप हों बेटी के वालिदैन, अगर आप बेटी के पेरेंट हों, सो वो बहुत प्यारी लगती हैं, बड़ी रहमत होती है उनके दम से घर में, लेकिन वो बहुत कीमती भी हैं और हम उनको हमेशा अपने परों में ऐसे समोए रहते हैं। स्पेशली माएँ जो हैं वो बच्चियों को बड़ा बचा के रखती हैं कि कोई गुस्सा भी ना करे। घर में दादी दादा, नानी नाना या कोई भी सिबलिंग या फादर अगर बेटी को डांट रहे होते हैं, वैसे अम्माएँ खुद चपेड़े ऐसे लगाएंगी, लेकिन अगर कोई और कुछ कहेगा तो अम्माएँ ऐसे बिल्कुल अपनी बेटियों को छुपा लेती हैं अपने दामन में और अपने आंचल में। अब मैं अगर बात ये करूं कि हम आज के दौर में सोच रहे हैं कि बेटियां बाहर निकलें, इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़ी हों, तो ऑब्वियसली हमें अपनी प्रेशियस चीज़ को वो आज़ादी, वो फ्रीडम देना पड़ेगा कि वो बाहर निकलें। लेकिन आपको पता है कि बाहर की दुनिया इतनी मासूम और इतनी आसान नहीं है जितनी मासूम हमारी बच्चियां होती हैं। और ये जो बाहर की दुनिया में जब हम उनको निकलने का मौका फराहम करते हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, या फिर कभी ज़रूरियात भी होती हैं जो उनको घर से बाहर कदम निकालने पर मजबूर कर देती हैं, तो बाहर चील, कव्वे, क्या कहूँ मैं, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर की तरह के कुछ लोग हैं जो घूम रहे होते हैं शिकार की तलाश में। और सोचने में भी आपको कुछ दिल में कोई हलचल मचती है कि खुदा ना खास्ता आपकी बेटी उनके बहकावे में ना आ जाए और उनके बहकावे में आके वो अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद ना कर ले। आज का शो ख़ास तौर पे इसीलिए उन माँओं के लिए, उन वालिदैन के लिए है कि वो अपनी बेटियों की हिफाजत, उन भाइयों के लिए है कि वो अपनी बहनों की हिफाजत, या उन खुद लड़कियों के लिए है कि वो अपनी हिफाजत कैसे कर सकती हैं। आपको कैसे पता चलता है जब तक आप पे खुद बीतती नहीं है कि कैसे करें हम अपना बचाव? आसपास के लोगों से जब आप मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जब आपके साथ शेयर किए जाते हैं, तो आप ख़बरदार हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं कि ये गलती आपने ज़िंदगी में नहीं दोहरानी है। तो इसीलिए कभी कभार ऐसे शोज़ करना लाजमी होते हैं कि अगर ज़िंदगी में आपको कोई बहका रहा है और आप नाइव, मासूम शख्सियत के मालिक हैं, तो अपने आप को थोड़ा बचा के रखें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद हो। तो आइए एक शो देखते हैं जिसमें हम अपनी बच्चियों को बचा सकें इन बहकावों से जो जंगली जानवरों की शिकार हो जाती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज का शो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शो है, स्पेशली सारे पेरेंट्स और उन खुद लड़कियों के लिए जो सोचती हैं कि ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ना है, बाहर निकलना है। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी आसान नहीं होती। घर की चार दीवारी में बैठ के आप बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए होते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं अपने ख्वाबों को सच करने के लिए, सो उसके बीच में अलग अलग किस्म की रुकावटें आती हैं। और वो रुकावटें कभी कभार अगर आपको उन रुकावटों को पार करना मुश्किल लगता है तो आप उसकी शिकार हो जाती हैं, बहक जाती हैं।
सो आज के शो का नाम जैसे बहकावे है, सो बहुत सारी बच्चियाँ इन बहकावों से गुजरती हैं और फिर उनको बड़ा जब उनको शऊर आता है, जब उनको समझ आती है, तो अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें खो चुकी होती हैं, ट्रॉमेटाइज़ हो चुकी होती है। और इसीलिए ख़ास तौर पे आज ये शो हमने डिज़ाइन किया उनके लिए, उनको समझाने और बताने के लिए कि रेड राइडिंग हुड की कहानी याद रखें कि जो छोटा रास्ता है वो बहुत आसान लगता है, लेकिन एंड में लंबे रास्ते की जीत होती है। सो आइए आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरे पास हैं एक ऐसी लड़की जिन्होंने अपनी मंजिल खुद बनाई, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को एक मुकाम तक पहुँचाया, और इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बेयर की होंगी, लेकिन शायद छोटे रास्ते और लंबे रास्ते की कहानी इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। कोमल अजीज़ मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब इंसान मेहनत से एक मुकाम तक पहुंचता है तो वो ऐसा ही उसका चेहरा होता है जैसे तुम्हारा है। ओह थैंक यू। है ना? अपने बिरते पर, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, सो वो एक प्राउड मोमेंट होता है हर उस लड़की के लिए। क्योंकि मैं कल इंस्टा पे देख रही थी कोमल कि एक लड़की रो रही थी, चीख रही थी, 40 साल की थी, वेस्ट में थी वो, और कन्फेस कर रही थी कि मैं 40 साल की हो गई हूँ और मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया ज़िंदगी में। मैं बहुत सारी मुश्किलात से दो चार रही हूँ और मेरे पास आज 40 साल की उम्र में कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूँ लोगों को कि मैंने ये अचीव किया। अपने अंदर भी मेरे पास कुछ नहीं। सो मेरे पैनल में और जो दूसरे हैं लोग या जिनकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है आपके दिमाग से लड़ने के लिए। सो मेरे पास हैं फ़ायज़ा असलम जो कि फैमिली काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक हैं? गुड, ज़बरदस्त। सो मैं अगली जो मेरी गेस्ट हैं उनके पास बाद में आऊँगी। मरियम बीबी हैं, वो थोड़ी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं कोमल तुमसे पूछना चाहूँगी कि तुम्हारी जर्नी, अब्बा का पहले यंग एज में इंतकाल हो जाना, घर में किसी और मर्द का ना होना, कोई भाई नहीं होना, 3 ख़वातीन पे एक घर मबनी है, किराए के घर में रहना, इधर से उधर जाना, पढ़ाई अकेले करने जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें छोटी सी उम्र में तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम 4 दीवारी से बाहर निकलो अपनी डेस्टिनी, अपनी लाइफ खुद बनाने के लिए। सो ऑब्वियसली भेड़िए बहुत तुम्हारे रास्ते में भी आए होंगे, तुमने कैसे टैकल किया? अच्छा देखिए, शुरू में तो ऑनेस्ट सी बात है कि मैं भी बहुत बुरी थी भेड़ियों को टैकल करने में। आपके शो पे काफ़ी एक वायरल चीज़ हुई थी कि हमारा असल में अपना घर था, लेकिन वो जो है नॉर्थ नाज़िबाद में था और नॉर्थ कराची में था, और मैं मूव होना चाहती थी डिफेंस, तो मुझे नहीं अकल थी। मुझे अकल नहीं थी कि किससे रेंट करते हैं घर, यानी मुझे ये पता नहीं था कि अगर आप कहीं रेंट भी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत है। उस छोटी उम्र में इन चीज़ों की अकल नहीं थी कि आप अगर कहीं रेंट कर रहे हैं घर, तो आपको आगे पीछे हमसायों से पूछना चाहिए कि ये लोग कैसे थे, ये जो और कोमल तुम तो छोटी थी, लेकिन बड़ी उम्र की ख़वातीन को भी ये वाले सारे लोग उल्लू बना लेते हैं। उनको लगता है ख़वातीन को अकल नहीं है, चाहे वो प्लॉट बेच रहे हैं या वो कोई भी ऐसी चीज़ है। सो वो तो एक मैच्योर ख़वातीन के साथ भी इस तरह लोग खेलते हैं। उनको लगता है ये लोग ऊपर से खाली हैं तो इनको कुछ नहीं समझ आएगी। लेकिन देखिए, गलतियाँ तो हम सब करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो उस गलती से मैं निकल आई। आई थिंक आवाम ने बहुत साथ दिया था, आप लोगों ने बहुत साथ दिया था, मेरे पास मीडिया की पावर थी, तो वो सिचुएशन सॉल्व हो गई थी। लेकिन बाकियों के लिए कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे किसी और के साथ ऐसा हो। कोई भी आप काम करें ना, आप शादी करें, आप कोई जॉब करें, आप कोई घर रेंट करें, आप किसी प्रॉपर्टी पे जाएं, बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस चेक के बगैर आप कोई काम करें ही नहीं। आप यानी हर चीज़ में देखें ना, इस्लाम में भी गवाही होती है, राइट? तो आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ में भी कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो आप आगे पीछे 4-5 लोगों से पूछें, उसके बाद फिर अपनी दिल की भी सुन लें। लेकिन थोड़ा सा मैंने इस तरह की मिस्टेक्स की हैं कि मैंने चेक और बैलेंस नहीं रखा। दूसरा जो है, जो यंग लड़कियां होती हैं, हम लोग बहुत ट्रस्टिंग होती हैं, हम लोग जो है ना बार कर लेती हम मासूम सी होती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम है ना, दुनिया भी वैसे ही है, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। और स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं जिनके बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो ज़्यादा जो है वल्चर्स को और
यानी वल्चर्स को आप क्या कहेंगे, गिद्ध या जो भी है, यानी बुरे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो ढूंढ रहे होते हैं इस तरीके की शिकार ढूंढ रहे होते हैं जी, वो अपने शिकार ढूंढ रहे होते हैं। और मुझे जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, लोग तो बड़े अच्छे होते हैं ना, दिल साफ होता है लोगों का, सब मुसलमान हैं, बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं इतनी सीधी थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि दुनिया कितनी ज़्यादा बुरी है और लोग कितना ज़्यादा बस देख रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो अगर उसके अंदर टैलेंट भी है, ठीक है, उसके पास जो है फेम भी था थोड़ा बहुत, ये सारी चीज़ें हैं और मेल फिगर्स नहीं हैं, तो ये तो बहुत ही बड़े आप टारगेट बनते हैं। लेकिन बताओ सबसे बड़ी चीज़ इस सब में क्या रही है, इस सब में मैं लड़कियों को अगर इस शो का अगर मैं समरी बता दूँ ना अभी शुरू में, तो वो ये है कि आपको अल्लाह पे यकीन रखना होगा। जो ये शॉर्टकट्स की बात है ना, शॉर्टकट लेना या कुछ भी ऐसा जल्दबाजी में करना है या कोई गलत फैसला कर लेना जिससे खुदा न खास्ता आपकी इज़्ज़त पे इम्पैक्ट आ जाए, वो तभी आता है जब आपका ना थोड़ा सा जो फेथ होता है ना वो वीक होता है। जब आपका फेथ स्ट्रांग होता है तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो एक शॉर्टकट हो। तो ये मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि मुश्किलात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आई, लेकिन अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा यकीन था कि जितनी भी मुश्किल आ जाए ना एंड में सब सही हो जाएगा। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ ऐसी तुम्हें लगता है तुम्हारी तरबियत में या तुम्हारी एजुकेशन में जिसने तुम्हें अवेयर रखा, तुम्हें बचाए रखा? मैं चाहती हूँ तुम लड़कियों को वो बताओ कि ये कोई एक ख़ास चीज़ थी जिसकी वजह से तुम जो हो कंपोज्ड रही। मेरे अब्बा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। तो मेरे जो अब्बू थे वो ना ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल्स उनके बड़े स्ट्रॉन्ग थे और वो उससे हिलते नहीं थे। आप कभी भी ज़िंदगी में ना जब आप फंसते हैं ना, वो आप, मैंने ये देखा है कि आप फंसते तब हैं जब आप ना अपने प्रिंसिपल्स और जो उसूल हैं उनको आप चेंज करते हैं। और वो आप क्यों चेंज करते हैं, वही वाली बात रहती है कि आपका अल्लाह ताला पे यकीन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। तो हमारी जो गली थी, हम जहाँ रहते थे, वहाँ पे हर कोई कुंडे से एसी चलाता था, पूरी गली, हर कोई। इतनी गर्मी होती थी, मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी सारी की सारी, नहीं वो अफोर्ड कर सकती थी एसी चलाना। तो उस ज़माने में इतनी सख्ती नहीं थी, अब तो बड़ी सख्ती हो गई, अब मेरे ख्याल से कुंडा नहीं होता। लेकिन उस इलाके में पूरा मोहल्ला कुंडा लगाता था और बाकायदा जो मीटर रीडिंग के लिए बंदा आता था ना, वही आपको बोलता था कि बाजी 25,000 रुपये दे दें, आपका भी महीने का 1,000-2,000 का आएगा, पूरे दिन एसी चलाइएगा। लेकिन हम वाहिद फैमिली थे उस पूरी गली में और हम लोग वो कुंडा नहीं करते थे। अब हमारी फैमिली में कोई, जैसे यानी अब्बा की उम्र भी थी और उनकी एक नॉर्मल सी जॉब थी बैंक की, और हम 2 बेटियां थे, तो ज़रूरत तो हमारे घर पे भी थी ये काम करने की। लेकिन जब मैंने बड़े होते हुए अपने बाप को इतने प्रिंसिपल्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग देखा कि नहीं हम नहीं करेंगे, और आपको पता है जिन मोहल्लों में कुंडा लगा हुआ होता है वहाँ पे एवरेज बिल ज़्यादा आता है, तो हम उन सब का बिल, क्योंकि वो एवरेज करके बढ़ा देते हैं बिल को पर यूनिट, तो हम ज़्यादा बिल देते थे दूसरे लोगों की चोरी की वजह से। लेकिन मेरे अब्बा ने वो चोरी नहीं की। तो आई थिंक वो जो मेरे रोल मॉडल थे वही इतने स्ट्रॉन्ग थे, पैसों में स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पावर में स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन जो उनके मॉरल्स थे, उसूल थे, वैल्यूज़ थी, प्रिंसिपल्स थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। आई थिंक मैं शोबिज़ में भी आई हूँ, शोबिज़ में भी मैंने काम किया है, बिज़नेस में भी मैंने काम किया, और बहुत सारी जगहों पे मेरी बैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन क्योंकि ना जो आगे वाले जो वल्चर्स होते हैं ना, वो देख लेते हैं कौन सी लड़की के मॉरल स्ट्रॉन्ग है और कौन सी लड़की के स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो उसमें एक अब्बू, यानी तुम्हारी, उससे मुझे अंदाज़ा ये हो कि लड़की की मॉरल्स और वैल्यूज़ भी सामने वाले जो गिद्ध हैं वो देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये तो हमारे पटाई में नहीं पटे, कभी नहीं आएगी। आएगी नहीं, क्योंकि एक तरह से ना ये ढिठाई भी है, राइट। लाइक मेरे अब्बू भी जो वो एक तरह से ये ढिठाई थी ना कि भाई पूरी दुनिया गलत करे, मैं गलत नहीं करूँगा, मैं अपने उसूलों से नहीं हटूँगा। तो जो वो मैंने सीख लिया था, अब मेरा भी ऐसे ही है। उसकी वजह से कभी कभी मैं जो ना थोड़ी बदनाम भी हो जाती हूँ कि यार ये तो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन उससे ना आप ये जो गिद्ध है ना, इन सारों से आप बच जाते हैं। क्योंकि जो लड़की होती है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग, जैसे हम साइकोथेरेपी में कहते हैं बाउंड्रीज जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं उसके हुदूद होते हैं, और वो कहती है इससे आगे मैं कभी कुछ नहीं करूँगी, उससे आप जो है बच जाते हैं। ये करना जरूरी है। अच्छा फायज़ा, मुझे आपसे एक सवाल करना है। देखिए जैसे लाइक नई बच्चियाँ हैं, निकलती हैं शुरू में, अच्छा जी 10th की छुट्टियाँ आ गई, टीचिंग करने निकल गई हैं, या इंटर की छुट्टियाँ आ गई, उस वक्त हम सब ही एक सब दौर से गुजरे जब हमें इतनी शऊर और अकल नहीं थी। अब तो खैर फिर भी बहुत बच्चियों का अवेयरनेस आ गई है। कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जिससे जो सामने वाले गिद्ध हैं
वो गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चियां कभी कभार कुछ ऐसी हरकतें करती हैं जो वो जान के नहीं कर रही होती, और वो उनको लगता है कि ये उनको इनविटेशन दे रही हैं या कोई क्या, या ये सही लड़की नहीं है। बच्चियां बहुत लाइवली और थोड़े सा मैं कहूँगी कभी कभार चोरी भी हो जाती है, जो घर के हद तक तो करती हैं, लेकिन कभी कभार वो पब्लिक में भी कर देती हैं उनकी एज की वजह से। वो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा बच्चियों को समझनी चाहिए कि वो जब पब्लिक में हैं, स्पेशली मर्दों के दरमियान, तो वो उससे गुरेज करें अपने आप को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो मैं इनकी बात से कंटिन्यू करूँगी, जैसे कोमल ने कहा बाउंड्री सेट करना। हाँ, वो बाउंड्री सेट करनी है तो वो बाउंड्रीज बेसिकली क्या हैं जिसको हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो लड़की ये सोचती है कि वो बाहर निकली है, अब मेल कांटेक्ट हो रहा है, नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, लड़के ने बुला लिया, चलो यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं, अकेले बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं, अकेले कहीं राइड पे निकल जाते हैं, तो ये जब सॉर्ट ऑफ इस किस्म की जब बाउंड्रीज क्रॉस होती है ना, तो उन लड़कों को ये बहुत क्लियर मैसेज मिलता है या बहुत आसान मैसेज मिल जाता है कि ये लड़की जो है वो वल्नरेबल है और इसको आप अपने लपेटे में ला सकते हैं, आप इसको मतलब क्या कहना चाहिए, जाल में फंसा सकते हैं और दोस्ती करके इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों को वो बाउंड्री सेट रखनी चाहिए कि आप किसी भी लड़के से इस तरह अकेले में उसके साथ बाइक पे चले जाना या गाड़ी में चले जाना, या जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ, ऐसा भी होता है कि आप पर्सनल चैट पे ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है कि आपकी ग्रुप चैट चल रही है, पूरा यूनिवर्सिटी या ऑफिस का एक ग्रुप है जिसके अंदर बातचीत हो रही है। एक होता है कि आप पर्सनल पे आके और ज़रूर अच्छा चैटिंग तो शुरू हो जाती है, फिर उसमें पर्सनल चैट, तुम्हारे घर में ये, मेरे घर में ये, तुम क्या करती हो, शाम को क्या कर रही हो, रात को कब सोती हो, कौन सा ड्रामा देखती हो, कौन सी मूवी, इस मूवी पे चलें। अब जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो फिर वो बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती है और अगले को एक क्लियर मैसेज मिल रहा है कि शी इज़ इजी वे। तो यहाँ पर ना एक बाउंड्री सेट करने की, एक तो ये कि तन्हाई में ना मिले, ठीक है, घूमने ना जाएं, बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल चैट पे या 1-to-1 बात करने से गुरेज करें। अगर ये बाउंड्री सेट कर लेंगे तो अगले को ये मैसेज जाएगा कि इस लड़की की कुछ बाउंड्रीज हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, अगर मैं एतमाद रखने वाली अगर मैं इन सबको एक वर्ड में समोती हूँ तो थोड़ा सा रिजर्व रहना ज़रूरी है एक औरत के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ही डोर मैट नहीं बन जाना, चाहे वो ऑफिस में काम करती हो, चाहे वो स्कूल या यूनिवर्सिटी है, कहीं थोड़ा सा एक रिजर्व रहना उसकी एक ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर वो घर से निकली है तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर है, चाहे वो उसके क्लास फेलोज़ हों, उनके बीच में भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, ओवर फ्रेंडली होती हैं और बहुत ज़्यादा अबे तबे या तू करके बात कर रही होती है, हाथ पे हाथ मारे होती, तो वो उनको इजी टारगेट लगती हैं कि यार इसको तो हम कुछ भी कह देंगे, इसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो लड़की जो थोड़ा सा लिए दिए रहती है, अगर हमने इसको कुछ भी कहने की कोशिश की तो वहाँ से चमाट भी आ सकता है। वो वाली चीज़ है ना। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी कि मेरा जो है बिजनेस है और उससे पहले मैं शोबिज़ में थी, मैं हमेशा बहुत एम्बिशियस थी और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा था कि मुझे हमेशा ना आगे बढ़ना है बहुत ज़िंदगी में। तो कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं कि वो अभी भी पावर जो है ज़्यादातर मर्दों के पास है, ठीक है। तो हम ये लड़कियों को कह सकते हैं कि आप रिजर्व्ड रहें और आप किसी से अकेले ना मिलें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अकेले, अब जैसे मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, ठीक है, जब मैं नई शोबिज़ में आई थी, या जैसे मेरी बिज़नेस में कभी कभी दूसरे बिजनेसमैन के साथ मीटिंग होती है, राइट। तो कभी कभी आपको मेल फिगर के सामने जो है मिलना है और उनके साथ कभी कभी अकेले भी मीटिंग हो सकती है। तो बस उसमें मैं एक ही चीज़ ऐड करूँगी कि आप ना एक बड़ी सिस्टम बना के रखें। आपकी कोई सहेली होनी चाहिए, आपकी बहन होनी चाहिए, आपकी कज़न होनी चाहिए, आपकी अम्मी होनी चाहिए, कोई भी है ना, आपको किसी और औरत को अपने साथ आप लेकर जाएं, क्योंकि देखिए मीटिंग्स होंगी। अगर आप एम्बिशियस हैं, आपको ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों पे मर्द बॉस बैठे हुए हैं, तो अब क्या करेंगे, मिलना तो है उनसे, लेकिन आप उसमें एक बाउंड्री सेट कर लें कि मैं आऊँगी मिलने के लिए, लेकिन मेरे साथ मेरी अम्मी आएंगी, मेरे साथ मेरी बहन आएगी। तो मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं
और जब मैं नई शोबिज़ में आई थी तो इतने सारे प्रोड्यूसर्स से मीटिंग्स होती थी, तो अम्मी जो है वो बाहर बैठी हुई, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये करती हैं राइट, कि अपने साथ अपनी अम्मी को हर जगह पे लेके जाती हैं। शूट से भी अगर आपकी छोटी उम्र है तो आपने, और ये मैं माओ से कहूँगी कि प्लीज़ आपको ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी ही बात से मैं कहूँगी, आपके बहुत सारे साथी आप पे हंसेंगे कि हाँ देखो अम्मी के साथ आई हुई है वो है, आप इग्नोर करें उन्हें, चाहे आप किसी भी फील्ड में, इसमें कोई बुराई नहीं है। वाकई गिद्ध घूम रहे हैं और कभी कभार आप कम उम्री की वजह से पहचान नहीं पाती। आपकी अम्मी ने शायद इतनी दुनिया ना देखी हो, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं और वो ये भांप सकती हैं कि क्या वाकई काम के सिलसिले में ही उसको बुलाया गया है या कोई और बात है। माए 2 सेंटेंस वो सामने वाला बोलेगा, और माँ की कान और अकल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अपनी बेटियों को लेके कि वो फ़ौरन समझ जाती है। माएँ हो या फिर आपकी कोई ऐसी मैच्योर दोस्त हो जो कि ये एनालाइज कर ले कि दिस पर्सन इज नॉट राइट। मैं ये बताती हूँ कि मैंने अभी माशाल्लाह कुछ दिनों पहले ना नई गाड़ी ली, बिल्कुल ब्रांड न्यू शोरूम से गाड़ी ली। अच्छा, गाड़ियों में ना मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या होती है गाड़ी, कैसे लेनी है, कौन सी सीसी, ये हाइब्रिड, ये वो। खैर मैंने जाके अपनी सहेली के साथ जाके वो गाड़ी ख़रीद ली। अब जब गाड़ी लेने का मौका आया ना, रिसीविंग का, तो उसमें उनको पता भी था कि मैं एक्टर हूँ, तो वो शायद कुछ तस्वीरें खींचना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे फेवर भी किया था कि उन्होंने मुझे गाड़ी थोड़ी जल्दी दे दी थी। लेकिन मुझे अब देखें, मेरी अभी अच्छी खासी उम्र हो गई, मैं कोई टीनेज नहीं हूँ राइट, मुझे फिर भी थोड़ा सा लगा कि यार मैं शोरूम में गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी रिसीव कर रही हूँ, मुझे नहीं अकेले जाना चाहिए। और मैंने कहा अम्मी को बहुत अच्छा भी लगेगा कि अम्मी को मैं साथ लेके जाऊँगी ना, तो वो देते हैं ना, वो इतनी बड़ी सी चाबी देते हैं और तस्वीरें खींचते हैं। और मैं इतनी खुश थी कि मैं अपनी अम्मी को साथ लेके गई, क्योंकि देखें अब उधर भी ना बहुत सारे जो ये कार शोरूम्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे मर्द होते हैं राइट। तो आप बिलावजह में नज़रों में आते हैं कि एक लड़की जो है वो आके ब्रांड न्यू गाड़ी रिसीव करके जा रही है, और वो फ्री होने की हर बार कोशिश करते हैं, हर उम्र में, यानी हमेशा करते हैं। exactly. उम्र नहीं देखते फ्री होते। बिल्कुल हाँ, बस औरत होनी चाहिए। हाँ तो मर्द हजरात का तो ये काम है। तो वो एक बड़ी मज़े की चीज़ है मर्दों की कि वो बाउंड्री ना आपकी टेस्ट करके देखते हैं, और उससे वो आपकी रैंकिंग बनाते हैं कि कौन से लेवल पे इस लड़की को आप रैंक करेंगे, कि ये जो है वो यूज़ करने वाली लड़की है या ये वो लड़की है जिसकी इज्जत की जाए। तो अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा हंस के या कोई फिजिकल कांटेक्ट करके आपकी कोई इज्जत बनने वाली है, वो शॉर्ट टर्म वो आपसे जो है वो क्लोज हो जाएंगे, आपका फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सोसाइटी में अपनी इज्जत बनानी है और आप एम्बिशियस हैं, तो ये बाउंड्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी अच्छी एक मिसाल आई डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ी थी कि वो जो दरख्त होता है उस पर जो भी फ्रूट सबसे नीचे लटक रहा होता है, जो इजी टू एक्सेस होता है, वो नीचे गले भी होते हैं, खराब भी होते हैं, जो प्रॉपर अच्छा वाला फ्रूट है वो दरख्त के सबसे ऊपर होते हैं, जिसको चढ़ने के लिए, जिसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सीढ़ी लगा के या कुछ ऐसा। सो कभी कभार अगर मैं लड़कियों को, जो यंग लड़कियां हैं, उनको मैं समझाऊं कि अगर आप एक्सेसिबल हैं जी, तो आप फिर वो गला सड़ा एप्पल से अपने आप को मुमासला दे सकती हैं, और अगर आप एक्सेसिबल नहीं है और आप दरख्त के ऊपर हैं तो आप ऊपर हैं, और आपको पाने के लिए जो भी जद्दोजहद करके आप तक पहुंचेगा वो सही सिंसियर राइट बंदा होगा कि वो मेहनत से आपको हासिल कर सके। तो मैं लड़कियों को ये समझाती हूँ कि आप अपने आप को ट्रे में रख के ऐसे पेश ना किया करें। आपकी अपनी डिग्निटी, आपकी अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है। अच्छा नेता, ये अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि जैसे जैसे ये जो यंगर जनरेशन है ना, उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी मेरी जनरेशन तक भी ऐसा था कि हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखते थे औरत और मर्द के बीच में, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर है और हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो ये मैं लड़कियों में बड़ा लैकिंग देख रही हूँ, और ये लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। और इसीलिए ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है जो हम आजकल देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए बाकायदा रियल स्टोरीज सुनने के लिए कि बहकावे से और क्या क्या नुकसानात उठाए उन बच्चियों ने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बच्चियों को बहकावों से बचाने के लिए इस तरह के शोज़ होना ज़रूरी है, और अब हम चलते हैं आपको उन स्टोरीज़ की तरफ जो आप बीती हैं, और उनकी मदद से हम आपको अवेयर कर सकते हैं। बाकी ज़िंदगी में कैसे आपने प्रैक्टिकली अपने आप को लेके चलना है, ये तो आपका काम है जी। मरियम, आप क्या डिस्कस करना चाहेंगी? जी, मेरा नाम मरियम है और मैं अपनी बेटी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह माय गॉड।
मेरी बच्ची बहुत 8 क्लास में थी, मैं जॉब करती थी, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्ची जो है स्कूल जाती थी, मगर हम जो है उसको बहुत सख्ती में रखते थे, क्योंकि आजकल का माशरा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सख्ती में रखते हैं, लड़कों से नहीं मिलना, कहीं रिश्तेदारों में नहीं जाने देना। तो बहुत ज़्यादा उसको जो है हमने सख्ती में रखा, बहुत बाउंड्रीज़ रखी उसके लिए हमने। फिर उसने जो है अपनी एक दोस्त बना ली स्कूल में। उस दोस्त ने उसको जो है गलत राह पे ले आई, उसको गलत राह पे रही, लड़कों से उसकी इंटरेक्शन हो गई, लड़कों से मिलने लगी। फिर एक दिन मैं जब स्कूल से घर आई, मैं जॉब करती थी, जब स्कूल से घर आई तो मैंने देखा कि उसके कमरे से कुछ खुसर खुसर की आवाज़ें आ रही हैं। जब मैंने उसको पूछा तो पता चला उस लड़के ने उसको मोबाइल फ़ोन दिया हुआ था। मैंने फिर जाके उसको कहा, मैंने कहा बेटा ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया आपके पास? मेरी मामा, मुझे जो है मेरी एक दोस्त है, वो जो है हम कंबाइंड स्टडी करते हैं ना, इसकी वजह से वो मेरे पास, वो उसने मुझे मोबाइल दिया हुआ है। मैंने कहा बेटा तो आप पापा का मोबाइल ले लेती हैं, मेरा मोबाइल ले लेती, उससे मोबाइल लेने की आपको क्या ज़रूरत थी? कहीं नहीं मामा, फिर आप मना करती हैं, आप तो दोस्तों में भी नहीं जाने देती हैं, आप तो किसी से मुझसे बात भी नहीं करने देती हैं, तो फिर मुझे आप मोबाइल कैसे दे देती? तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये कल उसको मोबाइल वापस करना जाके। अब जब कल आई, जब मैं स्कूल से घर आई तो मेरी बच्ची वापस नहीं आई। फिर 1 हफ्ते बाद मेरी बच्ची वापस आती है। सारे, मेरी तो एक ही बेटी थी, मैंने फिर भी उसे गले लगाया। नहीं तो और माएँ तो नहीं लगाती ना गले, मैंने फिर भी उसको गले लगाया कि नहीं चलो कोई बात नहीं। खैर 1 हफ्ता गुज़रा, 1 महीना गुज़रा, 2 महीने गुज़रे, 3 महीने गुज़रे। उसने कहा मामा मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा ऐसा कैसा दर्द है जो ख़त्म नहीं हो रहा तुम्हारे? मामा मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है 4 महीने की प्रेगनेंसी है। 8 क्लास की स्टूडेंट वो बच्ची। फिर अब ज़ाहिर है माशरे में मुँह भी दिखाना है और जो है अपनी इज़्ज़त भी रखनी है, तो मैंने कहा इसको अबॉर्ट करवा देते हैं। अब उस बच्ची को तो अलिब्बे नहीं पता किसी चीज़ का भी। खैर डॉक्टर ने तो मना कर दिया इस चीज़ के लिए, मगर एक दाई थी उसके ज़रिए हमने करवाया, तो मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। बच्ची नहीं रही मेरी, इस दुनिया से चली गई मेरी बच्ची। बस ये कि मैं ये कहना चाहूँ, आपने लेट अबॉर्ट कराया क्योंकि बच्चा आप कह रही हैं बच गया, तो 4 महीने का था ना, नहीं तो वो बच तो गया मगर वो अच्छा एक्सपायर, हाँ, एक्सपायर मतलब तो था ही वो। हाँ। तो उसने फिर कफन दफन का जो सिलसिला होता है, वो दाई तो डर गई कि ये मैं क्या करूं, इस तरह करूं इसको। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बच्ची को बेजा सख्ती ना करें, उसके साथ दोस्त रहें, अम्माएँ दोस्त बन के रहें। मैं दोस्त बन के नहीं रही, मैंने उस पर सख्ती की, मैंने माशरे को देखा, मैंने कहा नहीं इसको सख्ती में रखना है। यानी देखिए ज़्यादा सख्ती भी, इसलिए म्याना रवि का कहा जाता है ज़्यादा सख्ती भी, फिर उनको लगता है कि जेल में रह रहे हैं, वो वाली चीज़। बस दूसरा सहारा ढूंढा आज़ादी के लिए। दुख हुआ सुनकर, बहुत दुख हुआ सुनकर। अल्लाह मियाँ सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे पास यहाँ बैठी भी हैं मुक़द्दस, और मुक़द्दस अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम मुक़द्दस है और मेरी एज अभी 20 साल की हूँ मैं। और मुझे ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने मैट्रिक में 89% ली थी, तो मेरा बहुत अच्छे ही कॉलेज में ना एडमिशन हुआ था। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मैं ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जो मेरे फादर है ना, वो बैंक में जॉब करते थे। तो जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज में मेरी दोस्त फ्रेंड्स बनी, तो वो ना काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, रिच थी, तो वो बहुत अच्छा लंच लाती थी। और हम जब बाहर आउटिंग पर भी जाते थे ना, तो वो अच्छी ड्रेसिंग वगैरह कर आती थी। तो उसके बाद मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मुक़द्दस हमने तुम्हें मज़े करवाते हैं बाहर। मैंने कहा ओके चलो चलते हैं। उसके बाद ना वो मुझे बाहर ले गई कॉलेज के गली के कोने में। तो उन्होंने मुझे ना एक सिगरेट दी, तो मैंने वो पी ली। ड्रग्स थी उसमें, ड्रग्स थी तो मुझे पता नहीं था। स्टार्टिंग में वो मुझे देते रहे, मैं एटलीस्ट 1 वीक तक ना मैं पीती रही, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या चीज़ है। शुरू में मुझे घबराहट हुई, लेकिन फिर आदत हो गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुक़द्दस अब तुम्हें ना इसके पैसे दे रहे होंगे, ये फ्री में नहीं आती है। तो मैंने कहा मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कैसे दूँगी इतने पैसे। तो इसमें से ना मेरी एक दोस्त ने कहा मुक़द्दस तुम ना अपने घर से चोरी करो, अपनी मम्मा की गोल्ड की रिंग्स, गोल्ड की चैन या टॉप्स वगैरह ना उठा के ले आओ, हम तुम्हें ये दे देंगे।
और मुझे उस चीज़ की इतनी लत लग चुकी थी कि मुझे बस वो चाहिए था, मैं ऐसी हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने घर पे चोरी करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन मामा की रिंग्स उठाई, एक दिन टॉप्स उठाए, तो ऐसे मेरे घर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, कौन उठा रहे। पहले मासी पे शक किया, फिर मासी को ना घर से निकाल दिया कि अब आप काम नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक दिन मेरी बहन आई, तो वो हमारे घर पे रुकी। उसने मुझे देखा कि मैं अपनी मस्ती में ही गुम थी, अपने कमरे में स्मोकिंग कर रही थी। तो उसने अम्मी को कहा, अम्मी आप मुकद्दस को देखेंगे ना, अपने कमरे में ही रहती है, अपनी मस्ती में गुम रहती है। तो उसके बाद अम्मी ने नोट की मुझे। फिर उसके बाद अम्मी ने ना मेरा एक दिन बैग चेक किया, मेरे बैग में से ना ड्रग्स निकली। तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा, थप्पड़ भी मारे। मेरे घर में भाई से बात की, अब्बू से बात की, फिर उन्होंने ना मुझे एक रिहेबिलिटेशन में एडमिट कर दिया। तो वहाँ पर मैं आई थिंक 1 साल तक मैं वहाँ रुकी हूँ। उसके बाद ना मेरी अब ड्रग्स की आदत तो हट चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन अब ये है कि मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैं स्टडी करना भी चाहूँ ना तो मैं कर नहीं सकती हूँ, आदत हट गई। मेरे को ड्रीम्स थे, मुझे डॉक्टर बनना था, अपने ख्वाब पूरे करने थे, तो वो सब ख़त्म हो चुका है। उफ, क्या तरीक़ेकार है कि बच्चियों को हम कैसे इन चीज़ों से रोकें। हमारे सामने तो हम अच्छी बच्चियाँ पाल रहे होते हैं और हम उनको अच्छा पढ़ा रहे होते हैं सब, लेकिन जो गलत कंपनी है आपको कैसे पता चले कि आपकी बच्ची क्या कर रही है, आपका बेटा या बेटी। में तो ड्रग्स के लिए तो दोनों को ही कहूँगी। कैसे, क्या साइंस हैं जो पेरेंट्स को कभी कभार साइंस मिलते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि ये साइंस है? देखिए, जब बच्ची, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो बच्चा हो या बच्ची हो, अगर वो अपने कुछ चीज़ें छुपा रहा है, जैसे अब आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसने पासवर्ड लगाया हुआ है, वो आपसे अपनी शेयरिंग नहीं कर रहा, रातों को देर तक जाके फ़ोन पे बात कर रहा है, या लड़का है तो वो देर से घर आ रहा है, आपके घर से पैसे गायब हो रहे हैं, तो ये सारे वो साइंस होते हैं कि जो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं और इन्वॉल्व है। अब जैसे मरियम अपनी बेटी का जिक्र कर रही थी, तो बहुत तकलीफ़ हुई सुन कर के कि ऐसा इनकी बेटी के साथ हुआ। देखिए, इस केस को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक बात बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को घर में मोहब्बत और तवज्जो दें। जब आप उनको घर में मोहब्बत और तवज्जो नहीं देते, उनको अहम कंसिडर नहीं करते, या बेटों को ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं और बेटियों को कम प्यार मोहब्बत और तवज्जो दे रहे होते हैं, उनको कम पढ़ाते हैं, इवन ये तक करते हैं, तो क्या होता है कि वो बच्चियां बाहर की दुनिया में मोहब्बत तलाश करती हैं और उनको जहाँ से तवज्जो मिलती है वो फ़ौरन उधर वो देखे बगैर कि ये सही है गलत है, वो उस तवज्जो की भूख में उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि अगर कोई लड़का आन के उनको मोहब्बत का इजहार करेगा, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, तुम पे ये रंग सूट करता है, और फिर उनको कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स देगा, तो वो जो टीन एज बच्चियां हैं उनको उस उम्र में क्या चाहिए? घर से तो उनको डांट फटकार पड़ रही है, या बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं और उस पाबंदियों में वो सफोकेशन फील करते हैं। वो कहती है मेरा यहाँ सांस आता है। अब वो जो सांस आता है ना, वो सांस आना उनके लिए वबाले जान बन जाता है बाज़ औक़ात। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ में ना फिर पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आप अपनी बच्चियों को कहाँ पर मोहब्बत और तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत एक और बड़ी प्यारी टिप है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी माँ हूँ और हम भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है ज़िंदगी को लेकर कि जब आप घर में ना, घर वाले अपनी बच्चियों की तारीफ़ करेंगे ना, वो तैयार होंगी, वहाँ मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, वो जो उनको तारीफ़ और अप्रिसिएशन वाली भूख है, जब वो घर में ही पूरी हो रही होगी, आप उनका एक जो पैमाना है वो यहाँ सेट कर देंगे कि कोई भी आके उन्हें ज़रा सी तारीफ़ उनकी करके उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो अगर वो वाली उनकी अप्रिसिएशन वाली भूख घर में ही पूरी हो जाएगी, चाहे वो भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, बहन भाई हो, वो कह रहे हो वाह आप भी कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी अच्छी स्किन हो गई तुम्हारी, क्या मतलब लाइक एक तारीफ, चाहे अपने बच्चे चाहे कैसे भी हो आपको प्यारे लगते हैं, माँ बाप को प्यारे होते हैं, वो माँ बाप को प्यारे होते हैं, बजाय इसके कि मीख निकालें माँ बाप उनके बच्चों की शक्लों में या फिजिकल अपीयरेंस में। अगर वो उनको घर से पेट भर के भेजेंगे उस एप्रिसिएशन से, तो शायद किसी की झूठी तारीफ या बहकावे वाली तारीफ उनको अट्रैक्ट नहीं करे। एग्जैक्टली। और यहाँ पर आके ना
पेरेंट्स फिर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं करते, सिबलिंग्स भी एक रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि भाई तारीफ कर रहा है, बाप तारीफ कर रहा है, तो बच्ची को एक सेफ्टी का एहसास होता है कि मेरा बाप मेरे पीछे मौजूद है। बच्ची घर में आती है और बाप उसको जब सख्त निगाहों से देखता है, और छोटी छोटी सी बातों पर, इवन ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास कि बाप ने ही हाथ उठा दिया, अब वो बच्ची इस कदर ट्रॉमा में है क्योंकि उसके लिए ना वो जो मर्द की फिगर है उसको वो घर में वो चीज़ नहीं मिल रही। अच्छा, जब बच्चियां बाहर जाती हैं ना और इस किस्म की जब धोखे का शिकार होती हैं, तो वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप होते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और फिर वो ट्रस्ट इश्यूज़ उनको मर्द की ज़ात से रिलेटेड हो जाते हैं क्योंकि मर्द ने ही धोखा दिया होता है। और फिर उसके बाद वो घर आके ना तो अपने बाप पे भरोसा करती हैं, ना वो अपने भाई पे भरोसा करती हैं, क्योंकि माँ बाप पे तो वैसे ही भरोसा उठा हुआ होता है, लेकिन एक स्पेसिफिकली मेल फिगर को लेके उनके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, और एक और इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कोमल, मैं कहीं पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा, ये कभी हमने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन आजकल की रिसर्चेस हमें ये बता रही हैं कि जो एक मयार है एक अच्छे मर्द का, वो आपका बाप सेट करता है। वो आपकी माँ से कैसे सारी ज़िंदगी पेश आता रहा है, लड़की वो अपने एक दिमाग में सेट कर लेती है। अगर वो बुरा पेश आता है तो उसको लगता है कि शायद मर्द ऐसे ही हैं, और वो बुरे मर्द से अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे लिए जो हमारे घर में हो रहा है ना, वो स्टैंडर्ड है, वो नॉर्मल है। एग्जैक्टली, वही सच है। अब अगर आपके घर में हर वक्त मार कुटाई भी होती है ना, तो लड़की को लगता है कि पूरी दुनिया ऐसे ही है, और शायद शादी के बाद होता ही यही है, होता ही है, मारपीट ही की जाती है, वो उसको बर्दाश्त भी करेगी। तो सिमिलरली ये बहुत आप लोगों ने अच्छी बात की, और ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि माँ बाप के ऊपर बात हो रही है, कि हमेशा सिर्फ बच्चों के ऊपर बात होती है कि बच्चों ने गलत किया है, बच्चों ने नाफरमानी की है, सारे जो है राइट्स जो है वो माँ बाप के होते हैं और बच्चे बेचारों के कोई राइट्स नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है तो यकीनन आपकी तरबियत में कोई कमी रही है, और क्या पता आपने जानबूझ के ना किया हो, क्योंकि देखो पेरेंट्स भी तो पहली दफ़ा बनते हैं, पहली दफ़ा पेरेंट्स, तो आपको तो नहीं पता कि कैसे पेरेंट बनना है। आपको जो आपने अपने माँ बाप को करते हुए देखा, या आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को करते हुए देखा, आपने उन्हीं से सीखा, और आप वही चीज़ वही आंकड़े होते हैं। हर जनरेशन अलग है, यहाँ तक के 3 सिबलिंग्स, 3 बहन भाई भी एक घर में हैं, तो उनकी परवरिश अलग तरीके की होती है। मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात कि आप कहते हो ना, मेरे पहला बच्चा तो इतना अच्छा था, मेरे तो तीसरा वाला ऐसा निकला, क्योंकि माँ बाप जब बच्चा पैदा करते हैं उनकी हर एज में अलग पेरेंटिंग होती है। वो बड़े वाले बच्चे से अलग तरीके से पेश आते हैं, वो बीच वाले बच्चे से अलग तरीके से पेश आते हैं, छोटे अगर 3 हैं तो उससे अलग तरह की पेरेंटिंग होगी। और पहले बच्चे पे सारे तजुर्बे हो जाते हैं। नहीं, पहले बच्चे पे तजुर्बे तो होते हैं, लेकिन वो भी सीख रहे होते हैं, तो जो सबसे कॉन्फिडेंट पेरेंट है आई गेस वो बीच वाले बच्चे पे होती है, क्योंकि वो थोड़ा सीख गए होते हैं, और छोटे वाले पे वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि बस अब मैं क्या डांटूं इसको। मेरे ख्याल में निदा इसमें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, बच्चे की अपनी पर्सनालिटी भी मैटर करती है। बाज़ औक़ात पहला बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग होता है, बाज़ औक़ात सबसे छोटा बच्चा बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, वो समझ जाता है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ निकलता है। बिल्कुल, हर घर में ना कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो माँ बाप को सबक सिखाने के लिए पैदा हुआ होता है, जो नाक में बिल्कुल दम करके रखता है। हर घर में होता है, कभी वो पहला होता है, कभी वो दूसरा होता है, कभी वो तीसरा होता है। अच्छा, मैं पेरेंटिंग के हिसाब से ये बात करूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि हम पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तरीका है कि आप अपने बच्चों को जब पालें तो कंट्रोल करके पालें। अच्छा, कंट्रोल आता है डर से और फियर से। जब माँ बाप हर वक्त डरे हुए होते हैं, जैसे कि आपकी एग्जांपल है, उसमें आपको डर था, अपनी बच्ची को आप प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तो उस प्रोटेक्शन के लिए आपने उसको कंट्रोल किया। एक तरीका कंट्रोल करने का है, और दूसरा तरीका है, सबसे बड़ा कंट्रोल आप अपने बच्चों को कैसे कर सकते हैं, जो कि निदा ने कहा कि आप उनको अप्रिसिएशन दे सकते हैं, आप उनको प्यार दे सकते हैं, आप उनको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन दे देना, तो आप उन्हें बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से मोहब्बत से कंट्रोल जो है ना, वो सबसे अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि फिर वो एक ज़मीर तो इंसान के अंदर मौजूद होता है। और अगर उस बच्चे को ये पता है कि मेरे वालिदैन तो परफेक्ट हैं, मैंने जो मुंह से निकाला उन्होंने मेरी चीज़ पूरी की, मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, और मैं उनके साथ ये कर रही हूँ या मैं उनके साथ ये कर रहा हूँ, ये ज़मीर हर इंसान के अंदर होता है। और जब आप इतनी मोहब्बत से भरी हुई लबरेज ज़िंदगी उसको देते हैं, तो वो उसका ज़मीर ज़्यादा जो है सोचता है कि मैंने इनको धोखा नहीं दिया। और देखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि मैं भी टीनेज से गुजर चुकी हूँ, तो मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी की होंगी जो शायद मेरे माँ बाप को ना पसंद आई, लेकिन वही ज़मीर बहुत जल्दी मलामत करता है, क्योंकि अगर घर पे बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको मिली हुई हो ना, तो आपको यही
अंदाज़ा होता है कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं और वो मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, राइट? तो वो आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ब्रेक के बाद करना चाहूँगी, तुमने बाहर अकेले पढ़ाई की। पाकिस्तान के माहौल और बाहर के माहौल में बहुत फ़र्क है। ड्रग्स, ये वो कोई रोकने वाला नहीं। 4 साल कोमल बाहर रह रही है अकेली, अम्मा अब्बा फ़ोन पे हैं, लेकिन कैसे लड़कियां अपने आप को अगर ऐसा माहौल है तो उसमें कैसे बचाएं? क्योंकि ये मिसाल कहते हैं ना कि कमल का फूल तो कीचड़ में ही खिलता है। सो क्या माहौल का असर होता है आपके अपने ऊपर? किस तरह उस माहौल से बचें, उसी में ज़िंदगी गुजारनी? ये सारे सवालात के जवाब हम इन दोनों से लेने हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे डिस्कशन हो रही है बहकावे के ऊपर, जो लड़कियों को बहला के फुसला के उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की जाती हैं और कुछ हद तक वो ख़ुद भी ज़िम्मेदार होती हैं, लेकिन उस ज़िम्मेदारी के पीछे भी शायद वही वाली बात कि शायद माँ बाप की परवरिश में कोई कोताही रह जाती है। सो वो बच्चियाँ तो नाइव होती हैं। क्या माँ बाप से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो वो अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों में इस तरह झांक नहीं पाते और वो आने वाली मुश्किलात को पहले से, आने वाले तूफ़ान को पहले से देख नहीं पाते? सो मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं, बल्कि मैंने इससे पहले कि मैं अफशीन की तरफ जाऊं, मैंने जाने से पहले एक लिंक दिया था कि क्या लिया था मैं खुद भूल गई। हाँ, हम भूल गए ना, इतनी लंबा ब्रेक आ गया। मैंने तुमसे ये पूछना कहा था कि जब तुम बाहर गई, ड्रग्स बाकी और सारी और चीज़ें, मतलब लाइक वहाँ तो आम है, आपके बच्चे 18 साल के बाद अलग रहने लगते हैं, एक अलग लाइफ होती है। सो मैं तुमसे वो पूछना चाहूँगी, तुमने अपने आप को कैसे बचाया? अच्छा, मैंने अपने आप को इस तरह बचाया कि वैसे जो मेरा कॉलेज था उसमें ये सब होता था, लेकिन ना ग्रुप्स बने हुए होते हैं ना, तो कुछ होते हैं वो कूल बच्चे जो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं ना कूल बच्चों के साथ मेरी दोस्ती, मैं कोशिश भी की थी, बनी नहीं थी। तो जो पढ़ाकू वाले बच्चे थे ना, मेरी उन्हीं से दोस्ती हुई थी। तो वो लोग ये सारे काम नहीं करते थे। और उसमें भी देखें वही परवरिश की बात आ जाती है, क्योंकि बचपन से पढ़ाई पे इतना ज़्यादा रुझान रखा गया था और सख्ती नहीं थी। उसमें था ही ऐसा कि अब्बू को ही किताबें इतनी ज़्यादा पसंद थी, तो मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद थी और मुझे नॉलेज का बहुत शौक़ था। तो बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं पार्टी करने के लिए, मैं गई ही पढ़ने के लिए थी। तो पार्टी मेरे लिए बहुत ही लास्ट चीज़ थी। तो आपका एक फ़ोकस होता है, राइट? फ़ोकस जो आपका होता है ना कि मैंने अपना फ्यूचर बनाना है, मैंने अपने घर वालों को की लाइफ को बेटर करना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना है। तो जब आपका फ़ोकस ही पढ़ाई होता है तो फिर आपके दोस्त भी वैसे ही बनते हैं, पढ़ाई वाले। तो आपकी एक तो देखिए, जो पिछली भी जो बात हुई है, जो पिछले 2 लोग आए थे, उसमें ना दोस्तों का बड़ा मैटर करता है, यानी कंपनी बड़ी मैटर करती है। जैसी कंपनी होगी, और मैं सच्ची सी बात है कि भाई दुनिया में आपने कभी भी किसी को जज करना है ना, आप उसके दोस्तों से जज करें। जैसे उसके दोस्त ने कहीं ना कहीं वो बंदा या बंदी आपको शरीफ दिख रहा है और दोस्त शरीफ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही आप होते हैं। तो मेरा इतना अच्छा था कि मैं जब अमेरिका गई तो मेरी जो दोस्तें थी ना, वो भी बड़ी ऐसी, समझे, पाकिस्तानी लड़कियां इतनी मासूम नहीं होंगी जितनी वो अंग्रेज़ लड़कियां इतनी मासूम सी थी, और सारी पढ़ाकू थी। और मेरी अम्मी की स्काइप पे उनकी अम्मी से भी बातें होती थी। उसके बाद जब थैंक्स गिविंग हुई तो थैंक्स गिविंग पे वो टर्की होती है उनकी, तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए हलाल टर्की लेकर आए अपने घर पे। उनकी रिलीजियस थैंक्स गिविंग है, तो मुझे बुला के, तो मुझे दोस्तें बड़ी अच्छी मिली थी और पढ़ाकू मिली थी। और सिमिलरली मैं कहूँगी कि एक तो ये बाहर था, बाहर के बाद फिर मैं शोबिज़ में आई। शोबिज़ में भी बहुत कॉमन है काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन उसमें भी मेरा एक फ़ोकस था, राइट? मेरा फ़ोकस था कि मैंने जो है अपने पैसे कमाने हैं, मैंने अपना नाम बनाना है, मुझे एक्टिंग का शौक़ है, मैंने एक्टिंग करनी है। और उसके बाद 2-3 साल में मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया था। तो मेरा फ़ोकस इतना ज़्यादा अपने काम के ऊपर होता था कि मैं इस तरह की चीज़ों में ना, बहकावे में मुश्किल ही होता। लेकिन देखें, अगर आप बाहर अपने बच्चों को भेजेंगे, ये 100% होगा कि बहकावा आएगा। तो उसको आप किस तरह से बचा सकते हैं? आप बचाने का तरीका ही यही है, ज़िंदगी में तरीका यही है। मैं हर औरत को कहूँगी, मैंने आपको भी हमेशा देखा है कि, या जो भी मैंने जितने अच्छे लोग शोबिज़ में देखे हैं, जो अच्छी औरतें देखी हैं, उनका ना 2 फोकस होते हैं। उनका करियर होता है, दूसरा उनकी फैमिली होती है। वो उससे ज़्यादा इधर उधर होती ही नहीं है। वरना बहकावा, हम सारे इंसान हैं, हम सबको आता है बहकावा, राइट? तो अपने गोल पे बड़ा फोकस रहना है, गोल ओरिएंटेड।
उससे बचेंगे। जो आपने ज़िंदगी में गोल बनाया। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि मुझे ना एक और चीज़ थी कि मुझे ना अपने माँ बाप ने, जो मेरे माँ बाप ने पैसे कमाए थे और जितनी मेहनत से कमाए थे, मुझे उसका बहुत एहसास था। तो वो एहसास मेरे दिल में डाला गया था। एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं शायद नहीं पढ़ रही थी, छोटी थी, पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, वैसे तो बहुत पढ़ाई करती थी, फिर भी अम्मा अब्बा को चाहिए था कि मैं और बहुत पढ़ाई करूँ, तो मैं वो नहीं कर रही थी। तो मेरे पापा मुझे हाथ पकड़ के लेके गए और वो जो ऑफिस जो जूते पहन के जाते थे ना, उन्होंने मुझे जूते दिखाए और जूतों के अंदर का जो सोल था ना, वो अंदर से थोड़ा सा फटा हुआ था, वो ग्रीन ग्रीन नहीं हो जाता, अंदर से रबर दिखना शुरू हो जाता है। कह रहे हैं कोमल, मैं ये जूते पहन के ऑफिस जाता हूँ रोज़, तुम लोग के लिए मेहनत करने के लिए। तो वो जो चीज़ थी ना, मेरे दिमाग से कभी निकली नहीं कि मेरा बचपन में तुम्हारे अंदर वो बैठ गई कि उनके पास वो 4 शर्टें और 4 पैंट्स और वो एक जूता जिस पे वो ऑफिस जाते थे, और वो बैंक में बड़ी अच्छी जगह पे काम करते थे, लेकिन वो सारे पैसे बचा के मेरे लिए किताबें ख़रीद रहे थे और मुझे पढ़ा रहे थे। और अच्छा किया पापा ने कि मुझे उस चीज़ का एहसास दिलाया। तो जब आपके दिमाग में वो तस्वीर रहती है ना अपने बाप की वो मेहनत और अपनी माँ की मेहनत और एहसास, तो फिर बहकावा तो आता ही नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, स्कॉलरशिप मिली है बाहर पढ़ने के लिए, मैंने बस मेरा गोल ही पढ़ाई है। तो चले सही है, कोई पार्टी होती है, बाहर पार्टियाँ होती हैं, या इधर जैसे इधर पाकिस्तान में भी पार्टियाँ होती हैं, आप पार्टी में जाओगे, आपने 2-3 घंटे अपना मुंह दिखाया, आप दोस्तों के साथ गए, आपने दोस्ती अच्छे बनाए, आपने रहना भी तो उन्हीं के बीच में है ना। जी, तो ये भी वही सख्ती नहीं कि बिल्कुल नहीं जाना, खबरदार, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्तों के साथ जाएं, टाइम पर वापस आ जाएं। वैसे ही क्योंकि आप पढ़ाई और इतने करियर फोकस्ड हैं, तो आप ज़्यादा बहक सकते नहीं, क्योंकि अगले दिन आपने बेशुमार पढ़ाई करनी है, आपका टेस्ट है, आपकी जॉब है, तो उसमें आप बिज़ी रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में हमेशा यही रहा है कि क्योंकि कोई मेल फिगर नहीं था, लेकिन मैं बड़ी करियर फोकस्ड रही हूँ। वो आप लोगों ने भी हमेशा से देखा है कि मेरी बात ही उस चीज़ के ऊपर होती है, मेरा करियर, मेरा बिजनेस। अच्छा, आपको पता है कमेंट्स में ना हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपकी जो शो के कमेंट्स मैं देखती हूँ, तो उसमें कोमल को जब देखो अपने बिजनेस के बारे में बातें करती रहती है। तो मैं बोलती हूँ भाई मैं किस बारे में बात करूँ, यानी क्या करूँ, लड़कों के बारे में बात करूँ, मेरी जिंदगी का महवर ही है। तो अच्छी चीज़ है, आप अपने करियर के बारे में बात करें, आप अपनी डिग्री के बारे में बात करें, तो उससे आप बहकते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अफशीन क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशीन है और मैं बहुत बदकिस्मत बेटी हूँ जिसने अपनी माँ खोई है। मेरा जो माहौल था हमारे घर का वो बहुत ज़्यादा सख्त था, ऐसा कि जैसे बाहर नहीं निकलना है, किसी से बात नहीं करना। ये माँ बाप नहीं करते थे। मेरे 3 भाई थे, उनमें सबसे बड़े भाई थे, वो बहुत ज़्यादा सख्त थे। उनका कहना सिर्फ ये था कि ना ये दोस्ती रखेगी किसी से, ना ही ये पढ़ेगी। इवन कि उन्होंने मुझे 6 क्लास पढ़ाकर ख़त्म कर दिया स्कूल और घर में बिठा दिया, खाना पकाओ, घर का ख्याल रखो बस। यहाँ तक कि खिड़की पर नहीं जाता, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। ऐसे जैसे मैं उस घर के अंदर एक जेल के अंदर हूँ, एक कैद हूँ। हर चीज़ में बहुत, इतना कि कुछ मुझसे गलती हो जाए तो कहें ध्यान कहाँ था, और मारते थे। कभी बेल्ट से मारा, कभी चप्पलों से, कभी भाई मारते थे। भाई। आज तक अब्बू ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा। नहीं, आज तक अब्बू ने हाथ नहीं उठाया। अब्बू बल्कि डांटते कि ना किया कर, लेकिन वो असल में वो कफ़ील थे, वो कमाते थे, वो ज़्यादातर मतलब उनका ज़ोर था घर के अंदर। और फिर उनका ये था कि ये ना ये पढ़ेगी, ना ये कुछ लेके बैठेगी तो सोच में जाएगी ना, इसको लेके नहीं बैठने देना, ये नहीं करने दो, वो नहीं करने दो। पता नहीं ऐसा क्या था भाई को, कुछ समझ ही नहीं आता था। और तीनों भाई ऐसे थे? तीनों भाई, इवन के सबसे बड़े भाई तो बहुत ज़्यादा सख्त थे, वो मारधार में भी थे, छोटे वाले थोड़े नॉर्मल। फिर मैं बहुत घर से इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, किसी की हद नहीं। मैं अम्मी से अक्सर कहूँ कि अम्मी मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, कुछ तो सिखा दें मुझे, कम से कम सिलाई सिखा दें। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कपड़े सियूँ, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं किसी को देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं इसकी तरह कढ़ाई करके दिखाऊँ। तो अम्मी कहती हैं भाई गुस्सा हो जाएगा, भाई। अम्मी उनसे डरती थी। और फिर मेरी बड़ी ज़िद के बाद, बहुत ज़िद और बहुत जद्दोजहद के बाद अम्मी ने कहा मैं भाई से बात करूँगी। तो बात की उन्होंने और भाई राज़ी हो गए, भाई सिर्फ सिलाई सीखने दो, लड़की जवान है और तुम निकालो करो। तो उन्होंने सिर्फ सिलाई की इजाज़त दी और यहाँ तक के कहा कि अगर जाएगी तो अब्बू छोड़ने भी जाएंगे और अब्बू लेने भी जाएंगे। हमारे में अब्बा का कहते हैं ना, तो अब्बा लेने भी जाएंगे, अब्बा छोड़ने भी जाएंगे। तो फिर राज़ी हो गए और फिर मैं चलने लगी, वहीं जाने लगी, रेगुलर सीखने लगी।
क्लास ख़त्म हो जाती थी 6 बजे, मगर वहाँ का माहौल मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरे अपने हैं सारे। वो उस्तानी भी ऐसी, जो मतलब आंटी थी, उनका नाम तो नहीं ले सकती, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो, जब आती हो ऐसी उदास हो जाती हो, रोती हो क्यों, क्या बात है बच्चा, मेरे पास आओ। उन्होंने इतने प्यार से मुझे बात की, तो मुझे लगा कि बस यही मेरे सब कुछ है, इनके अलावा कोई नहीं है। और वो माहौल मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा अपना घर हो। और था भी ऐसा ही माहौल, सिलाई वगैरह करती लड़कियां, बातें करती, मैं वो करती। और उसके बाद जब मैं अब्बू को फ़ोन किया, अब्बू लेने के लिए आ जाना, आज थोड़ा लेट आना, 7 साढ़े 7 पर। आहिस्ता आहिस्ता मैंने टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि मैं झूठ बोलती थी कि आज 2 सूट सिलने आए, आज ये करना है। अब्बू लेट लेने के लिए आने लगे। एक दिन बदकिस्मती से मेरे भाई ने देख लिया हमें 8 बजे घर आते हुए, तो उन्होंने घर में आके ना आओ देखा ना ताओ, किसी से पूछा भी नहीं कुछ, और इतना बुरा मारा, इतना बुरा मारा कि मेरी पूरी बॉडी पर पल निशान हो गए थे। कहते वो कि कुछ भी नहीं सीखना, ना ही तुझे कुछ करना है, और इतनी लेट क्यों आई अब्बू के साथ। वो शादीशुदा थे कि गैर शादीशुदा? शादीशुदा थे, बड़े वाले बीवी भाई के साथ भी ऐसे ही करते थे वो? नहीं, वो मतलब इनका चिड़चिड़ापन शुरू से ही ऐसा था। उनकी आवाज़ से उनकी बीवी तो कुछ भी नहीं कहती, इतना मतलब वो घर के माहौल में ढल चुकी थी। लेकिन उनका मसला ये सबसे बड़ा ये था कि बहन कुछ ना करे, बहन का कहीं ना किसी से बात करे ना कुछ। इस तरह हमारा था कि ये घुटने भी नहीं चल पाते थे, मैं चल ही नहीं सकती थी, इतनी मुझे तकलीफ़ हो गई थी। उसी दिन रात को मैं लेटे लेटे मुझे ख्याल आया, जब सब सो जाएंगे ना मैं भाग जाऊंगी घर से। कभी कभार दिल करता मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं अपने आप को कत्ल कर दूँ, मगर नहीं हो पाता था। ये सब इतना आसान नहीं है। तो उस दिन सब सो गए, तो मैंने बेड के नीचे से अब्बू की चाबी निकाली, मोबाइल लिया पापा का, और मैं चली गई, घर से बाहर भाग गई। मैंने कॉल की अपनी आंटी को, सिलाई वाली को, मैंने कहा आंटी मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ। अपनी गाड़ी लेकर आई अपने बेटे के साथ और मुझे ले गई। कुछ अर्से बाद उन्होंने अपनी रिश्तेदार में मेरी शादी करवा दी। मैं बहुत खुश थी उन लोगों के साथ, मुझे मार धार नहीं हो रहा था, मैं बहुत सुकून में थी। अम्मी को कहीं से पता चला मैं फला जगह रहती हूँ, अम्मी ने मेरा नंबर निकलवाया कहीं से और कॉल की, मुझे कहा कि तुम कहाँ हो, एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिल लूँ। मम्मी को कैंसर था, लास्ट स्टेज थी, मगर मैं उनकी बात का यकीन नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, झूठ बोल रही हैं आप, मुझे दोबारा घर ले जाकर मुझे मारेंगी, और आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है आप। मैंने अपनी माँ को एक ही ताने देती थी, मैंने कहा मेरा ये घर नहीं है, आप लोग सब दुश्मन हैं। ये कहने के बाद मेरी माँ ने फ़ोन बंद कर दिया, और उसके कुछ अरसे बाद हमारी कराची ट्रांसफ़र हुई। जब मैं कराची आई तो मेरी माँ को पता चल गया कि मैं बनारस की तरफ रहती हूँ। वो आई मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। मैंने अपने घर में तक उन्हें अंदर, मतलब कमरे के अंदर तक नहीं आने दिया, सिर्फ उन्हें घर से धक्के दे के निकलवा दिया। चौकीदार से, मोहल्ले वालों से हेल्प लेके मैंने कहा इनको निकालो, ये मुझे ले जाएंगे, ये मुझे मारना चाहते हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन है, ये है वो। सबने उन्हें निकाल दिया घर से। ये यहाँ तक कि मेरे शौहर ने मेरी पढ़ाई मुकम्मल करवाई, मेरा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन वो मुझसे कहते थे एक बार अपनी माँ की बात सुन लो, क्या कहना चाहती है। मैं उनकी बात नहीं सुनी। इतनी नफ़रत थी मुझे उनसे, उस पूरी फैमिली से। जब दिल करता था मैं उनसे कभी ज़िंदगी में मुँह ही ना देखूँ उनका। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी चली गई। मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मैं मिल भी नहीं सकी, मैंने आखिरी वक्त उनका चेहरा भी नहीं देखा। मुझे जब पता चला उस दिन सोयम था, लेकिन ये नहीं पता था कि उस दिन सोयम है। मैं घर गई कि मेरी माँ मर गई है, मैं देखूंगी उसे एक बार। मैं वहाँ गई, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो कहते थे मर गई हमारे लिए, ये हमारे सामने भी ना आए कभी ज़िंदगी में। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे मतलब कोई बताया ही नहीं कि कब मरी, क्या हुआ क्या नहीं, कोई बात नहीं। सोयम था उस दिन, मैं रोती पीटती दोबारा घर आ गई। और आज तक मैं कब्रिस्तान जाती हूँ अपनी माँ के पास, उनकी कब्र पर घंटों बैठती हूँ। हम लोग पंजाब में रहते, रात सफ़र करके आके और यहाँ पर मतलब पूरी
पूरी रात पूरा दिन परेशान रोती रहती हूँ, मुझे सुकून नहीं मिल रहा कहीं पर भी। मुझे ऐसा दिल कर रहा है कि मैं क्या करूँ। अब बस अपनी अम्मी के लिए पढ़ा करें, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये आपका भी कसूर नहीं है क्योंकि आप उससे इतने सारे ट्रॉमा से गुजरी हैं। एंड आई डोंट नो, भाई जो हैं जब माँ बाप जिंदा हैं तो भाइयों को क्या हक है कि वो बाप बन जाएं। प्लीज़ आप इसके ऊपर कुछ कह सकती हैं, क्योंकि ये जो इनकी प्रॉब्लम है ऐसे बहुत सारे घरों में होता है। बहुत सारी बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाती, उन भाइयों के छोटे जहन होते हैं, जवान होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते, जवानी का नशा होता है और वो अपनी सारी मर्दानगी अपनी बहनों पे ही निकाल रहे होते हैं। ये मैन पावर है ना, सारा पावर का गेम नज़र आता है कि आप कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाते हैं, कमज़ोर को दबाते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि भाइयों बाप के होते हुए भाई को ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत है। और एक लड़की जो इस कदर सफोकेशन के साथ थी, पिट रही थी, एंड ऑफ द डे उसको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फैसला करना पड़ा कि वो घर से भाग जाए। जिस डर से भाई ये सब कुछ कर रहा था, आखिर क्या हुआ तो वही ना, उसको भागना पड़ा। तो एक जेल से जैसे कैदी भागता है, वो तो ऐसे भाग गई ना। और फिर इसको क्या हुआ, बस आज वो लकी थी कि उसको अच्छा आदमी मिल गया, उसको अच्छी फैमिली मिल गई। वो गलत जगह भी, लड़कियां अगर भागने का कदम या सोचती भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको बाहर कोई अच्छा इंसान मिले। वो अल्लाह मियाँ ने उसे बचाया कि उसको अच्छे लोग मिल गए, बुरे लोगों भी मिल सकते थे। बुरा यूज़, बदतर जिंदगी भी हो सकती थी। इसका मतलब है कि दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। दुनिया अभी खाली नहीं हुई है। और इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ें और अपनी अम्मी के लिए दुआ करें, उनके लिए कुछ पढ़ें ताकि उनकी रूह को उसका सवाब पहुंचे और आपकी भी दिल को तसल्ली हो, आपकी भी दिल को सुकून आए। मेरी सेंटर वाली बाजी ने मुझे एक बक्सा दिया, कहा कि ये तेरी माँ ने जब यहाँ से नाराज़ होकर तुझसे गई थी तो उसने वो ये दिया था कि ये मेरी बेटी को दे देना, मेरी ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। उसमें मेरी इतनी से लेकर टॉप से लेकर लंगोट से लेकर जुबले से लेकर हर चीज़ थी उसके अंदर। तो उसका मतलब वो आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मजबूर थी अपने बेटों के आगे। और आई डोंट नो, बेटे जब कमाने लगते हैं हमारे कल्चर में तो वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। सारी उम्र तुम्हारे बाप ने कमाया, तुम्हें पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। आई डोंट नो, जब यंग बच्चे कमाने लगते हैं उनको लगता है कि वो खुदा हैं और वो उस घर में जिसको रोटी या 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं वो उसके ऊपर ऐसे हुकूमत करने लगते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है और ये हो रही है आमतौर। यही है ना, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। एक मैस्कुलिनिटी है जहाँ पे आप अपनी बहनों को, अपनी माओं को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, और एक है कि आप उनके ऊपर जुल्म करना शुरू हो जाते हैं, उनको दबाना शुरू हो जाते हैं। तो ये हुआ है, बहुत ही टॉक्सिक है और ये हमारे माशरे का एक प्रॉब्लम है। बहुत पहलू है हमारे हकीकत है ये हमारे माशरे। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, आज के शो में आप जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो रिग्रेट्स बच्चियों को हैं अपनी ज़िंदगियों से, जो ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट साल उनके रुइन हुए हैं और उनका ज़मीर है जो उनको तकलीफ़ देता है, उससे हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप वक्त पर संभल जाएंगे, जैसे कैंसर का इलाज अगर उसके पहले स्टेज पर हो जाए तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाते हैं, मगर अगर आखिरी स्टेज पे पता चलता है तो फिर आपको यही पता होता है पता नहीं कब अब अल्लाह के पास जाना है, और वो तकलीफ़ और वो सारी चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ती हैं। सो इसीलिए ये लाइफ भी उसी तरह होती है कि अगर आपको इब्तदा में ही चीज़ों का पता चल जाए तो आप जब एक मुकाम पर पहुंचते तो आप एक मुतमईन ज़िंदगी आप अपने पीछे देख रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक मुतमईन ज़िंदगी रही है कि मैं अपने बच्चों को या मैं मतलब लाइक एक आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता, आप सुकून की नींद सोते हैं, आपको नींद की गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं कोमल, और कोमल जिस चीज़ से गुजरी है वो शेयर करना चाहेंगी हमसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कोमल है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो लोअर मिडिल क्लास से है। अच्छा, हम लोग 6 बहन भाई हैं जी। अच्छा, वालिद साहब बचपन से ही मतलब बहुत ज़्यादा गुर्बत का सामना था घर में, फिर
आपस में माँ बाप के लड़ाई झगड़े, इस तरह का कंजस्टेड माहौल था बहुत ज़्यादा, खाने पीने की तंगी, हर तरह की तंगी थी। तो बस इसी तरह से मेरा बचपन गुजरा था, परेशानियाँ, क्राइसिस, सारा टाइम यही देखा। फिर उसके मतलब इसी तरह से मेरी लाइफ गुजरी सारी। एक मोहल्ले का एक लड़का था, मैं अक्सर उससे सामान मंगाया करती थी ना, जैसे अम्मी ने बोला कि कुछ मंगा दो बाहर से, तो गली का वो लड़का उसको बुलाया, उससे मंगा लिया। अब वो इसी तरह से जो है ना थोड़ा सा उससे उनसियत हो गई। फिर वो ये कि मैं उससे सामान मंगाती थी तो वो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ला कर दे देता था, कुछ खाने पीने के लिए। अब घर में तो हालात ऐसे थे कि कुछ नहीं मिलता था, तो जब वहाँ से थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिली, अहमियत मिली, तो थोड़ा सा ना मैं उसके करीब जाती चली गई ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना ये टाइम चला हमारा, तकरीबन 1.5 साल के करीब ना। अच्छा, हमारी फैमिली दायरे गुरबत के मारे सारे लोग, तो उनके हमारे यहाँ ना होती नहीं है ख़ानदान से बाहर शादी। तो वो यही था कि अब हमारी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो गैर लड़का था, हमारे ख़ानदान को तो था नहीं। तो तकरीबन 1.5 साल गुजरा ये टाइम हम दोनों का ना। तो फिर उसके बाद हम दोनों ने यही फ़ैसला किया कि ऐसा करते हैं, घर से भाग के शादी कर लेते हैं। तो खैर एक रात फिर मैं इस खामोशी से ना अपने घर वालों से छुप के निकली और उनके साथ चली गई। अच्छा, हम लोगों ने शहर नहीं छोड़ा था, मतलब एक साइड से दूसरी साइड चले गए थे, सरजानी साइड, जहाँ पे हम लोगों को कोई जानता नहीं था। हम लोगों ने वहाँ जाके शादी कर ली, रहना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 से 1.5 महीना मेरा बहुत अच्छा गुजरा उनके साथ ना। मतलब जैसे सोचा था कि भाई अच्छी लाइफ होगी, ऐसा वैसा, वो 1 से 1.5 महीना बस इनफ। उसके बाद से फिर वो परेशानियाँ शुरू हो गई। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी जितनी बताई गई है। ये कि जो सुहाने ख्वाब मुझे दिखाए गए कि मैं अपने घर से निकल के बहुत अच्छी जगह जाऊंगी तो बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सामने आने लग गई। फिर हम दोनों में जो चीज़ मैं अपने घर छोड़ कर आई थी, जिससे मैं बदजन होकर निकली थी कि वालिदैन के झगड़े, गुर्बत की वजह से, पैसे के ना होने की वजह से, वो मुझे यहाँ पर भी फेस करने पड़े। हम दोनों में क्राइसिस आने लग गए। फिर उसके बाद मैंने घर में थोड़ा बहुत काम वाम करना शुरू किया, मतलब कि हस्बैंड की हेल्प। अब जाहिर है भाग कर शादी की तो पीछे का तो बैकग्राउंड ख़त्म हो गया मेरा, पलट के नहीं जा सकती मैं, तो यहीं रहना था, यहीं करना था। बस उनके साथ गुजारा किया। इसी दौरान हमारे 2 बच्चे हैं, तो वो ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर उसमें उन्होंने वो नशा करना भी शुरू कर दिया और फिर एंड ये हुआ कि किसी और में इन्वॉल्व हो गए, मतलब मेरे होते हुए किसी और में भी इन्वॉल्व हो गए। अब आपको पता है फीमेल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब वो उसके चक्कर में ना घर में लड़ाई झगड़े मज़ीद बढ़ गए। मैंने जॉब करना शुरू कर दी कि थोड़ा सा घर का माहौल बेहतर हो जाए, लेकिन फिर भी वो दूसरी औरतों के चक्कर में लड़ाई झगड़े, फिर वो हाथापाई, मतलब हाथ उठाने तक की नौबत आ गई ना। तो जब ये हाथ उठाने की नौबत आई, बच्चे देखते थे तो वो अच्छा नहीं लगता था, मतलब बच्चों का भी माहौल डिस्टर्ब हो रहा था। तो बस मेरे जहन में यही कि ना, जो चीज़ मैंने देखी, जिस चीज़ से मैं बदजन होकर निकली, वही चीज़ मेरे बच्चों के सामने आ रही है। तो खुदा ना खास्ता ये कदम ना उठा लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी पछता रही हूँ, अल्लाह ना करे जो मेरे बच्चे भी इस तरह से पछताएँ। तो बस फिर यही हुआ कि मैंने उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली। अब ये कि मैं ना अपने वालिदैन की रही, ना ही मैं अपने हस्बैंड की रही। अब मैं सिंगल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जॉब कर रही हूँ और अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तो मेरी तमाम गर्ल्स से यही है कि जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं आपके घर के, अपने घर में घर वालों का एतमाद हासिल करके जो भी काम करना है ना वो करें, ताकि एक रास्ता तो एटलीस्ट आपके लिए खुला रहे। अब आप यहाँ के भी नहीं रहते, फिर इस कदम को उठाने के बाद ना औरत या लड़की कहीं की नहीं रहती। तो कुछ घर वालों का भी है कि वो अपने घर का माहौल भी इस तरह रखें कि बच्चे इतने बदजन ना हो कि उनको सामने से थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस मिले, थोड़ी सी भी अटेंशन मिले और वो वहाँ निकल जाए, वो रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हुए निकल जाएं। ये चीज़, क्योंकि अगर आप बेहतर लाइफ की तलाश में थी तो बेहतर शख्स आपकी लाइफ बेहतर कर सकता था, बजाय इसके कि आप और बदतर लाइफ में चली। जी ऐसे ही है। लेकिन वो एज ऐसी होती है ना कि नहीं समझ आता। अच्छा, अगर मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूं कि उस एज में कोई हार्मोन्स है ना, अक्सर ये कहा जाता है कि वो जवानी का जो कहते हैं ना, आम तौर पर जो मेडिकल उसकी ज़बान के अलावा कहते हैं वो जवानी कूद रही थी या जवानी, इस तरह कहा जाता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली मेडिकली हम इसको करें कि हार्मोन्स होते हैं लड़का और लड़की में जो कि उसको इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल, क्या ऐसा है? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जब आप एक ग्रो हो गए हैं, प्यूबर्टी हो चुकी है, अब आपको शादी की ज़रूरत है, वो हार्मोन्स भी पीक पर हैं, और फिर एक अंदर ही अंदर एक डेस्परेशन है, वो हार्मोन्स भी डेस्परेशन पैदा कर रहे हैं। और फिर सोसाइटी में अगर पेरेंट्स
बच्चों की शादी के लिए सीरियस ना हो या संजीदगी से रिश्ता तलाश ना कर रहे हो या फिर अच्छा प्रपोजल अवेलेबल ना हो तो लड़कियां खुद डेस्परेट होकर अपने लिए रिश्ता ढूंढने लगती हैं और फिर जो उनसे मोहब्बत से बात कर ले, जो उनकी दो लफ्ज़ तारीफ़ कर दे, जो उनको थोड़ी सी टाइम दे दे। टाइम का भी बहुत मैटर होता है कि आप टाइम दे रहे हैं, रात को बात कर रहे हैं, तो फिर वो लड़की उसके ऊपर एक अंधा एतमाद करने लगती है और फिर वो अपना आप उसके हवाले कर देती है। दूसरा, लड़कियां बहुत मिसयूज होती हैं आगे चलकर जब वो ऑफिस वगैरह में काम करती हैं या कुछ, उनको ये दूर के ढोल सुहाने कहते हैं ना, हाथ दिखा के शादी के वादे करके, ये बहुत आम प्रैक्टिस है। उन लड़कियों को मिसयूज कर किया होता है, अपनी पूरा बैकग्राउंड छुपाया होता है, खुद शादीशुदा और बच्चों वाले होते हैं आदमी, और उसके बाद उन लड़कियों को बाद में पता चलता है जब वो फुली तौर पर इन्वॉल्व हो जाती है और अपने आप को सौंप चुकी होती हैं, तो उनको पता चलता है कि ओके ये तो पहले से मैरिड था। क्योंकि वो सामने वाले को उतना ही सिंसियर समझ रही होती हैं जितनी कि वो खुद होती हैं। जैसी मैं सिंसियर और लॉयल हूँ, सामने वाला भी ऐसा होगा। देखिए, एक पॉइंट ना हम सबको जहन में रखना है, वो ये कि जैसी मैं हूँ अंदर से, ज़रूरी नहीं कि सब लोग वैसे हो सकते हैं। भाई अगर कोमल ने कहा, ये मेरी ज़िंदगी की मिस्टेक रही है सबसे बड़ी। अगर आप अच्छे हैं, जैसे कोमल ने अपनी पूरी हिस्ट्री लाइफ की शेयर की, तो अगर आप अच्छे हैं, आप सोचते हैं, आप समझते हैं, आपको लगता है सामने वाला भी इसी तरह ही सोचता होगा जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे मैं गौर करती हूँ ज़िंदगी के बारे में। तो ये ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इन लड़कियों की, जिसकी वजह से फिर ये लड़कियाँ जो है ना वो शिकार हो जाती हैं, जैसे कि इनके साथ भी हुआ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स को उनको ये इन सब चीज़ों के हवाले से अवेयर कब से करना शुरू कर देना चाहिए, और किस तरह लाइक उनको अवेयर करें, उनको ख़बरदार करें, वो कैसे करना चाहिए? पेरेंट्स को भी तो ये नहीं आता, उनको कैसे सीखना? पहले तो पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठकर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बातचीत शुरू करें। अब बातचीत करने की कौन सी एज है? आपका बच्चा जब बोलना शुरू करे आप तब से ही उसके साथ बातचीत करें, वो आपके साथ क्लोज होगा, उसको आपके साथ शेयरिंग की आदत होगी। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो आपके टॉपिक्स चेंज होते जाएंगे। फिर जैसे जैसे उस बच्चे का एक्सपोजर होगा, आप उस एक्सपोजर के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ बात करें, उसको अवेयरनेस दें। अब बच्ची कहीं बाहर जा रही है, टीन एज है, उसने कहीं जॉब भी कर लिया है या इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जा रही है, तो आप उसको अवेयरनेस दें कि बेटा यहाँ पर ऐसा भी होता है, तुमने इस चीज़ में मुहतात रखना है, और अगर कोई भी ऐसी बात हो तो तुमने हमें बताना है, तुमने हमसे मशवरा करना है। तुम्हें अगर कोई लड़का पसंदी आई लव यू बोल दे तो तुमने आन के हमें बताना है कि अच्छा, मैं आपको जैसे मैं बताऊं कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं क्लास 8 में थी। अच्छा, इतनी अवेयरनेस थी कि हमें क्या करना है, तो अच्छा मैंने को में पढ़ा, तो एक दिन क्लास में हम ऐसे ही बैठे हुए, हमारा ब्रेक टाइम था, तो एक लड़का आया जो कि मेरा क्लास फेलो ही था। उसने कहा बात सुनो। मैंने कहा क्या? तो मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो कहता है आई लव यू। मैंने खींच के रख के उसको एक चांटा उसके मुंह पे उसी वक्त मारा, और मुझे पता नहीं उस वक्त किस चीज़ ने इतना करेज दिया कि मैं क्लास 8 में कितने साल की होंगी, 12 साल की, 13 साल की, तो उस वक्त मैंने ये काम किया। आज मैं सोचती हूँ ना, मुड़ के देखती हूँ तो मेरे अंदर वो करेज कहाँ से आया? वो मेरे पेरेंट्स की तरबियत थी कि उन्होंने मुझे सिखाया था कि तुमने बाउंड्रीज़ कैसे सेट रखनी है, तुमने किसी को अपने करीब कब नहीं आने देना और कब उस चीज़ को समझना है कि वो जो आ रहा है तो उसकी कोई बैड इंटेंशन है। तो ये पेरेंट्स का काम है कि वो बताते हैं कि आपने कहाँ और कैसे अपने आप को सेफ साइड पे रखना। और ये चीज़ आप मतलब हमारे आपको सबको बताने का मकसद ये, वो चीज़ सख्ती से नहीं आती, वो चीज़ प्यार, मोहब्बत और दोस्ती से आती है। सो कभी कभार आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना पड़ता है। अच्छा, हम ये सारी बातें कह रहे हैं कि माँ बाप को जो है मोहब्बत देनी है बच्चों को और ये सब देनी है। मसला ये है कि हम साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि ये जनरेशनल ट्रॉमा है, ठीक है? जो माँ बाप अपने बच्चों को मोहब्बत नहीं दे पा रहे, वो इस वजह से नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको मोहब्बत नहीं दी है। तो कहीं ना जैसे ये अब अपना साइकिल तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ नहीं होगा, तो ये आपने तोड़ा है साइकिल। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज़, हम ना लड़कियों को जब तैयार कर रहे होते हैं शादी के लिए, तो हम जो है उनका वैक्सिंग कराते हैं, मैनी पैडी कराते हैं, ब्लीचिंग होती है और सब कुछ होता है। हम जो है अक्सर होम इकोनॉमिक्स लेती हैं लड़कियां, खाना पकाना सीखती हैं, ये सारी चीज़ें तो हम सीख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर लड़कियां कर लें
कि अपना थोड़ा सा हीलिंग का काम करें, थोड़ी सी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें शादी से पहले। शादी से पहले, पिछली बार निदा आपने पूछा भी था कि क्या टाइम सही है अगर किसी बच्ची को अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है तो वो कौन सा टाइम है। तो मैं कहूँगी आइडियली अगर आप शादी से पहले अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें तो आप वो ट्रॉमा अपने बच्चों को नहीं पास कर पाएंगी। और अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर लेंगी तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको जो लड़का मिलेगा वो भी बेहतर मिलेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ गई होगी, आपका सेल्फ लव ज़्यादा होगा। और ये मैं देख रही हूँ अभी बहुत पढ़े लिखे घरों में भी ये नहीं हो रहा है कि ये तो मैं कहती हूँ मैंडेटरी है कि अगर आप शादी से पहले थोड़ा सा टाइम एक थेरेपिस्ट के पास जाके उससे अपने दिल की सारी बातें कर लें और अपनी हीलिंग कर लें थोड़ी सी, तो उससे आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हैं। और उससे आप बहुत सारी बुरी चीज़ों से भी बचे रहते हैं। Yes. क्योंकि कभी कभार अगर बच्चे माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते, वो अपने थेरेपिस्ट से शेयर कर लेते हैं। और अगर थेरेपिस्ट दायर है, वो डिग्री लेके वहाँ बैठा है या बैठी होती है, सो वो उनको बहुत सारी चीज़ों से बचा भी लेते। नहीं, एक और चीज़ मैं कह रही हूँ कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को प्यार दें, हाँ। लेकिन अब माँ के पास ही प्यार नहीं है, वो खुद ही इतनी परेशान है, वो इतनी घबराई हुई है, वो उसकी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, या ससुराल में जो है सास उसके साथ सही नहीं है, तो वो जब उसके पास प्यार देने को है ही नहीं तो वो अपने बच्चे को देगी कैसे? तो उसका बच्चा इस तरह की सिचुएशन में चला जाएगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी थोड़ा सा हीलिंग का काम कर लें, थोड़ा सा अपना थेरेपी का काम कर लें, तो आपके दिल में थोड़ा प्यार होगा अपने बच्चे को देने के लिए। अक्सर माओं के पास वो है ही नहीं, क्योंकि हमारे औरतें इतनी मुश्किल में आ जाती हैं शादी के बाद कि वो नहीं दे पाती घर के जिम्मेदारियाँ, खर्चे, ये वो सारी भी और ये मैं आपको बताऊँ, ये अपर क्लास में भी है, ये मिडिल क्लास में भी है, ये लोअर क्लास में भी है, हर जगह जो है औरत जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसकी वजह से अक्सर वो अपने बच्चे को वो प्यार नहीं दे पा रही। बात ये भी है कि ये जो घर से भागने वाले वाक़यात हैं, ये तब ज़्यादा होते हैं जब अपनी सेल्फ वर्थ का एक लड़की को पता नहीं होता। जब वो सेल्फ लव नहीं करती और सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो फिर वो हर किसी इंसान को अपने लिए एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया, उसका स्टैंडर्ड ही नहीं है, उसके पास वो वैल्यूज ही नहीं है। स्टैंडर्ड इस तरह से सेट हुआ कि जितना प्यार आपके माँ बाप आपको करेंगे ना, उसी स्टैंडर्ड वो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा और आप वही चीज़ एक्सेप्ट। अगर आपके माँ बाप ने आपको वो प्यार नहीं दिया है तो आपका स्टैंडर्ड इतना लो है, आप तो कुछ भी लेने को तैयार है। लेकिन उसका मैं कह रही हूँ, उसका सिंपल तरीका बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि लाइक मोबाइल पे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में चले जाएं और फिर उससे शादी कर लें। मैं उससे बेहतर कहूँगी, उससे बेहतर अगर आपके पास थेरेपी की एक्सेस है या किसी लाइफ कोच की एक्सेस है, अगर आप उसके पास चले जाएं, और अगर वो नहीं है तो किसी अच्छी जगह पे आप नौकरी कर लें जहाँ पे लोगों का जो दिमाग है ना वो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वहाँ से भी बहुत थेरेपी और लाइफ कोचिंग हो जाती है जब आप 40-50 अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं आजकल बड़ा ये चीज़ मशहूर हुई है कि 5 लोगों के बीच में जिनमें आप उठते बैठते हैं, जो भी आपका सर्कल है, आप कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद आप वैसे ही हो जाते हैं। चाहे आप गलत लोगों के बीच में बैठेंगे, आप खुद गलत हो जाएंगे, चटे आप होंगे। चाहे आप ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जिनका ज़िंदगी में कुछ एम्बिशन है, उन्होंने कुछ करना है, कुछ बनना है, आप वैसे ही हो जाएंगे। चाहे आप ऐसे लोगों में बैठेंगे जो रिलीजन के ज़्यादा करीब हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। सो बहुत कंपनी मैटर करती है। मैं ये कहूँगी सारे पेरेंट्स को कि बच्चे जो बचपन से ही जिनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, आप उनके घर वालों के साथ मिलें। आप जब उन दूसरे बच्चों के, जो आपके बच्चों के दोस्त हैं, उनके माँ बाप से मिलेंगे, उनका घराना आपको समझ आएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे किस कंपनी में बैठते हैं। और बचपन से ही अगर आप इस चीज़ पर चेक रखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे गलत राह पर गामजन हो जाए। क्योंकि जब आपको जो वो अगला कदम रखने वाले हैं, आपको उनके बारे में पता है, सो वो कदम गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर आपकी परवरिश हो। और इन सिचुएशंस में, जैसे अभी आप इस सिचुएशन में हैं, तो आप खुद कमा रही हैं और अपने बच्चों का ख्याल कर रही हैं। आपको अपने बच्चों का ख्याल आप बहुत अच्छा इस तरह से रख सकती हैं कि आप अपना ख्याल करें। सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। जो औरत अपना ख्याल रखती है वो अच्छी माँ बन सकती है। यहाँ पे पाकिस्तान में माँ को कहा गया है कि माँ का मतलब है सैक्रिफाइस करना। माँ का मतलब सैक्रिफाइस करना नहीं है, वही सेल्फ लव की बात आ जाती है कि एक जब छोटी सी मिसाल है यार, जहाज़ में कहते हैं पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर बच्चे का या बराबर में जो बैठा उसका लगाओ। पहले खुद को देखो। जो माँ खुश होती है, जो माँ मेंटली हेल्दी होती है, फिजिकली हेल्दी होती है, उसके बच्चे नेचुरली मेंटली और फिजिकली हेल्दी होते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके प्यारे हैं या आपको फ़ायदा पहुंचा के जाए और हमारा वीकेंड अच्छा गुजरे कि चलो हम अच्छा काम करके एक क्लोजिंग की है हमने आज इस हफ्ते की। मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं हिना हमसे क्या शेयर करेंगी? जी, असल में ना हम 2 बहनें हैं, वालिद साहब की बचपन में ही डेथ हो गई थी। तो मेरी तो शादी हो गई थी, मैं अपने घर में थी और जो छोटी वाली बहन थी तो वो मम्मा और बहन रहते थे। तो वो सोशल मीडिया पे जो बेटी बहन जो थी मेरी 16 साल की थी ना, तो मैट्रिक में थी वो। अब मोबाइल का एक्सेस था तो वो सोशल मीडिया पे किसी से फ्रेंडशिप हो गई होगी और उनसे बातचीत, और फिर इस तरह हुआ कि शादी तक मतलब यानी कि सीरियस जैसे हो जाते हैं। तो फिर उसने मम्मा से डिस्कस किया तो पहले तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, ज़ाहिर सी बात है इतनी छोटी, और उनको भी ये था कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किया। बहरहाल फिर ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी और क्योंकि छोटी होने की वजह से अब्बू भी नहीं थे तो अम्मी ज़रा लाड प्यार में उसको पाला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एक होते हैं ना इस तरह के। तो फिर ये हुआ कि हमने बहरहाल डिसाइड किया कि चलें फिर लड़के से मिलते हैं। अच्छा, वो जो लड़का था 10 साल बड़ा उससे ना, जॉब कर रहा था, MBA कर रहा था और 10 साल बड़ा ना, और उसकी अम्मी और वो दोनों ही रहते थे, बाकी सारे बहन भाई तो उनकी मैरिड थे। फिर ये हुआ कि जब मिले लड़के से तो फैमिली मतलब इतनी ज़्यादा अम्मी को समझ में नहीं आई, लेकिन फिर ये हुआ अम्मी ख़िलाफ़ भी थी उसके तो, लेकिन वो सिस्टर जो थी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। फिर मजबूर होकर हम लोगों को उसकी शादी करनी पड़ी। जब वो 1-1.5 साल बाद 17 साढ़े 17 साल की थी तो उसकी शादी करनी पड़ी हम लोगों को ना। अब शादी हो गई तो शादी के बाद ये होता है जैसे दूसरे दिन दुल्हन आती हैं तो वो यहाँ आई होगी, वापस गई है तो उसकी ड्रेसिंग टेबल जो हमने फर्नीचर दिया हुआ था और ड्रेसिंग टेबल टूटी हुई है। पता चला कि वो लड़के ने किसी बात पे जो गुस्सा आया होगा उसने मुक्का मार के तोड़ दी। अब शादी के बाद ये पता चला कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और गुस्सा जो, अब ये होता था कि वो आके रोके के स्टोरी सुनाए कि मैंने जिसको देखा था, जिसको किया था, मतलब यानी कि ये तो बिल्कुल ही चेंज है, टोटली चेंज। मतलब अब ऐसा हुआ कि मतलब यानी कि इतना ज़्यादा कि हाथ भी उठाने लगे, कभी मारे और इस तरह। और वो सास तो ज़ाहिर सी बात है वैसी वो था कि वो तो इतनी साइड वगैरह नहीं लेती थी, बस ये कि बेटे को कभी हाँ बोल देती कर देती। बस इसी तरह वो ये हुआ कि मैं नहीं रहना, मुझे रोती थी आके ये। अब ज़ाहिर सी बात है शादी तो हो गई थी, अब हम उसको समझाते ही थे, अम्मी भी समझाती थी उसको। फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना, एग्रेसिव, और आए दिन उसकी जॉब छूट जाती थी। जॉब छूट जाती तो ज़ाहिर सी बात है हाथ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो वो और ज़्यादा, जब घर में रहता था तो और ज़्यादा तंग करता था। इतना इसी में ये हुआ कि ये प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेग्नेंट हुई तो एक बच्ची हुई तो फिर ये था कि यहाँ पर ये आई हुई थी, उनकी सास ने कहा भाई मैं तो अकेली हूँ, मैं तो नहीं संभाल सकती, आप अपने घर ले जाएं, क्योंकि उसका ऑपरेट हुआ था। अब ये यहाँ पर आई होगी तो मियाँ बीवी की दोनों की किसी बात पे लड़ाई हो गई होगी। बच्ची 20 दिन की थी, उसने फ़ोन पे जो है डिवोर्स दे दी, मतलब 2 दे दी। अब इसने तो चीख मार के जैसे फ़ोन बंद कर दिया। फिर बाद में बात हुई, मम्मा ने भी पूछा इससे और हम लोगों ने भी, और फिर उनकी अम्मी ने भी कि हाँ कितनी बार सुना है इस तरह। फिर बहरहाल माफ़ी तलाफ़ी करी बहुत, हम घर पे आया वो और अम्मी के पैर वगैरह पड़ने लगा कि माफ़ी तलाफ़ी करके वो लेके चला गया। अब लेके चला गया तो अब वहाँ पर भी जाके सुकून ही ना लेने, थोड़ा दिन सही रहता है, फिर कभी उसकी जॉब का प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कभी ऐसा होता है कि वो फिर गुस्सा आता है तो फिर वो हाथ उठाता है। अब ये कहानी हुई है कि कुछ अरसे पहले ये पता चला, अब वो रोती है और वो कहती है मुझे नहीं रहना। पहले तो ये था कि उसी से शादी करनी है, मैं मर जाऊंगी, और अब कहती है कि मुझे नहीं रहना उसके साथ। अब हम लोगों को भी समझ में नहीं आता कि क्या डिसीजन लें। अब ये नई कहानी पता चली है कि वो 1-1 घंटे वॉशरूम में मतलब बैठा हुआ है और ये इसने झांक के देखा होगा तो पता चला कि वो मतलब वो भी ड्रग्स वगैरह भी करता है शायद, वो सिगरेट में कुछ करके ना। अब इसको कहती है कि मुझे उससे नफ़रत हो गई है, मुझे नहीं रहना। अब बच्ची का भी साथ है, अब हमारे ज़ाहिर सी बात है कोई भाई वगैरह तो है नहीं और अब्बू भी नहीं है। अब अम्मी को भी नहीं समझ में आ रहा, हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा कितनी छोटी एज है उसकी और क्या करें, उसे वापस लेकर आएँ या रहने दें। फिर वो माफ़ी तलाफ़ी करता है, रोने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, फिर ये थोड़ा सा इसका दिल सही हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद कुछ होता है, फिर ये रोने लगती है कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। छोटी उम्र में बच्चियाँ बहुत गलत फैसले कर लेती हैं। अब उस जब वो छोटी उम्र में हैं और ऐसी कोई चीज़ हो तो माँ बाप क्या करें फिर? माँ बाप को थोड़ा आगे की ज़िंदगी पहले से नज़र आ जाती है तो वो नेगेट कर रहे होते हैं कि नहीं करो, ये करो, फिर वो उनके प्यार में, बच्चियों के प्यार में मजबूर होकर हामी भी भर देते हैं। देखिए, बच्चियों को ये सिखाने की ज़रूरत है ना कि अगर आज मार रहा है, घर की चीज़ें तोड़ रहा है, वो 20 साल बाद भी यही कर रहा होगा अगर उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपनी नेचर को, अपनी आदत को बदलने की कोशिश नहीं की। तो माँ बाप का काम ये कि अपनी बच्चियों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें और उनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर ना डालें कि अब तुम चली गई हो तो अब तुम वापस नहीं आ सकती। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये नहीं, मेरा सवाल ये है जब उन्होंने शादी नहीं की
और वो इन्वॉल्व हो गई है किसी ऐसे लड़के में जबकि वो उनकी एज ही नहीं है, 16 की है वो, तो 16 साल की लड़की का ज़िंदगी को लेके परसेप्शन और होता है, 24-25 साल की लड़की का ज़िंदगी को लेके परसेप्शन और होता है। जब वो पढ़ती है, लिखती है, पैरों पे खड़ी होती है, नौकरी करती है, उसका कैनवस ब्रॉड होता है, तो उसको वो रेड फ्लैग्स आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब जो 4 दीवारी से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकली है, वो क्या दुनिया देखेगी और क्या डिसीजन लेगी अपनी शादी के लिए? वो नहीं ले सकती क्योंकि उसका कैनवस बहुत छोटा है। अभी उसने आगे दुनिया में देखा क्या है, तो उसको उस वक्त माँ बाप को क्या करना चाहिए? उस वक्त माँ बाप को आगे आके बच्चे के उसके पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको अवेयरनेस देनी है उसके फ्यूचर के लिए, उसकी शादी के लिए। उसी मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, हैंडल कैसे करें? देखें, सख्ती करें, घर में बंद कर दें, नहीं, या उसकी हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए? उसके साथ एक तो ये कि मोहब्बत, ठीक है, उसको तवज्जो और उसको अवेयरनेस। अब अवेयरनेस कैसे आएगी? जब तक माँ बाप उन टॉपिक्स को लेकर उससे बात नहीं करेंगे और उसको उसकी अहमियत का एहसास नहीं दिलाएंगे, उसको ये बताएंगे कि बेटा तुम एक अहम इंसान हो, तुम्हारी सेल्फ स्टीम ऐसी नहीं है। बच्ची ने खुदकुशी करने की कोशिश की, बच्ची मैं अगर इसकी जगह होती तो मैं ये करती कि मैं डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करती। मैं अभी यही कहने वाली थी डॉक्टर साहिबा, मैं अभी यही कहने वाली थी कि डिलेइंग टैक्टिक्स आप यूज़ करें कि आप कहें कि अच्छा उसको ना टारगेट्स आप उसके लिए कर दें कि तुम जब मैट्रिक के बाद जब तुम इंटर में फर्स्ट पोजीशन ले आओगी ना, फर्स्ट पोजीशन तो नहीं चले, आप फर्स्ट डिवीजन में आप कर लोगी ना, तो फिर हम तुम्हारी मंगनी करा देंगे। इस तरह करके वैसे ही जो ये वाले रिश्ते होते हैं ना, ये रिश्ते कमज़ोर रिश्ते होते हैं, ये वक्त सिर्फ आपने वक्त स्ट्रेच करना है। बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट। आप दुश्मन ना बनाएं बच्चों को अपने, क्योंकि वो उस एज में होते हैं। अगर आप उनसे निगेट एकदम ही बिल्कुल कर देंगे, आपको थोड़ी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी। इस एज में पॉलिटिक्स बहुत आपको माँ बाप को सीखनी पड़ेगी कि आप बिल्कुल ना कहें कि ये तुम्हारे काबिल नहीं है, वो कोई बात नहीं, आप उसके दोस्त बन जाएं। बोले नहीं नहीं अच्छा है, लेकिन ना हम चाह रहे हैं कि बस तो हम तुम्हारा मैट्रिक के बाद इंटर तक ना, मैं भी अपने पैसे बचा रही हूँ थोड़े, तुम्हारी बड़ी अच्छी सी शादी कराएंगे, तो ज़रा तुम 1-2 साल रुक जाओ, बस पढ़ाई अपनी थोड़ी आगे करो, उतने में खुद ही ये रिलेशनशिप्स जो है ना, बस तुम थोड़ी 24 की हो जाओ, तुम 23 की हो जाओ, तुम वो देखो वो भी कुछ बन जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा। हम तुम्हारी बात पक्की कर देते, अभी मम्मी और वो करने की जरूरत है, हम बात वो कर देते, बात पक्की करके उसको डिले कराएं। डिले करना बिल्कुल, इसका यही कुछ हल नज़र आता है। क्योंकि अगर आजकल के बच्चे इतने सोशल मीडिया और इतनी चीज़ें उनके पास हैं, वो दूसरों को देखते हैं, हम खुदकुशी कर लेंगे, हो सकता है वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करें। 2 गोली खाई हो और आपको लगे कि होए मेरे बच्चे ने पूरी डिबिया खा ली, या वो खा भी सकता है, कुछ बईद नहीं है। तो उससे बचाने के लिए आपको उसके साथ खेल खेलने पड़ेंगे, आपको टाइम बाय करना होगा। आप सीधी माँ हैं शायद, हमें स्ट्रैटेजी प्ले करनी पड़ेगी बच्चों के साथ, क्योंकि ये जेनजी बच्चे हैं। ये थोड़े से मेरे हैं ना बहुत सारे बच्चे, मैं बिजनेस करती हूँ ना, तो ढेर सारे मेरे बच्चे हैं, तो उनके साथ मुझे इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें करनी होती हैं। बिल्कुल, थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ बिल्कुल फेयर कभी कभार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो उनकी एज ऐसी है। तो माँ बाप जो है सख्ती आजकल के बच्चों के साथ तो नहीं बरत सकते। अच्छा, मैंने ना अभी एक नाम लिए बगैर बताऊंगी कि मेरी एक सहेली है और उसकी जो है शादी, उसको एक लड़का पसंद आ गया था, वो बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। तो जो बिजनेसमैन था उसको पसंद नहीं था कि जो मेरी सहेली है उससे उसकी बेटे की शादी हो। तो सहेली ने मुझे बताया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही किया, उन्होंने कहा हाँ बेटा, हम आपकी शादी कराते हैं ना इस लड़की से, हम अभी ना घर का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट करा लें, आपके लिए हम लोग सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपकी शादी कराएंगे। तो थोड़ा सा टाइम जो है उसको किया, उसके बाद उन्होंने इन दोनों की रिलेशनशिप में दरार डालने की कोशिश की। बिजनेसमैन है, वो तेज़ है, उसे पता है, तो उसमें उसने बोला कि हाँ, और ना उससे बोलो कि एक कंडीशन है कि वो काम जो है ना ये वाला कर सकती है और ये वाला काम नहीं कर सकती। तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है, उस पर उसने पंगा दिखा दिया। उसने बोला तुम क्या कह रहे हो मुझे कि तुम तो भाई इतने अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हें क्या पता कि काम करना क्या होता है। उसने इस तरह की बात आगे से बोल दी, उससे थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तो टाइम भी उसने स्ट्रेच किया और उसने जो लड़का लड़की हैं उनके बीच में बाप ने रिलेशनशिप में दरार डाल दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन दोनों की शादी हो। और उसके बाद आराम से साइड कर दिया। अब उनका बेटा उनके पास है और मेरी जो फ्रेंड है उसकी नहीं हुई है शादी। और वो मेरी फ्रेंड नहीं बताई मुझे बात कि इस तरीके से उसने ना खेला। तो ये तो शायद इतना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है जिसमें बच्ची छोटी है और अब माँ को और बड़ी बहन को ये नज़र आ रहा है कि ये लड़का मेरी बहन के लिए सूटेबल नहीं है,
और वो बच्ची को नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी वो एज है, तो बेसिकली स्ट्रैटेजीज़ आपको प्लान करनी पड़ेंगी अपनी पेरेंटिंग में। अभी भी सिखाया जाता है प्ले ग्रुप में, जिस तरह टीचिंग बच्चों को की जा रही है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदल गया है। पहले एक डंडा होता था, फुट्टा होता था और ये हाथ पे पड़ा होता था, अब वो नहीं पड़ता। अलग अलग चीज़ें जब दुनिया में आ गई तो पेरेंटिंग का स्टाइल भी बदल गया। अब बहलाना और फुसलाने वाला स्टाइल है, प्यार प्यार से। इससे बेहतर है कि वो कहीं और से बहक जाए। जी जी, आप उनको बहलाएं, फुसलाएं और अपना बना के रखें। वो अगर आपके अपने रहेंगे तो वो कहीं नहीं बहकेंगे। ये हमारा लब्बे लुबाब था इस प्रोग्राम का। अल्लाह करे कि कोई ना कोई फ़ायदा हो उसको देखने के बाद, और अल्लाह मियाँ सारी बच्चियों को स्पेशली अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बुरे गिद्धों से और जंगली जानवरों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।